नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के मैराथन क्लास में। इस क्लास से मैं आपको साथियों उम्मीद दिला सकता हूं कि आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न दिखने को मिल सकते हैं, क्योंकि साथियों बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक से आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। और इस क्लास में साथियों आप सभी के हिंदी का जो बिहार बोर्ड से है एग्जाम 2025 में आप देने वाले हैं, इसमें गद्य खंड साथियों हम पढ़ेंगे और काव्य खंड और प्रतिपूर्ति से भी साथियों आपके एग्जाम में प्रश्न 2-4 प्रश्न रहता है। और व्याकरण से तो 60 ऑब्जेक्टिव रहबे करता है, मतलब पूरे जहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है उस सभी का साथियों हम क्या करेंगे, एक ही क्लास में समाप्त करेंगे। आज क्लास बहुत लंबी हो सकती है साथियों, तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को सभी मित्रों में शेयर कर दीजिएगा साथियों। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, देखिएगा ध्यान से आप सभी। देखिएगा साथियों पहला नंबर क्या प्रश्न होगा। यहाँ पर आप सभी क्या पहला जो चैप्टर है बातचीत से हम लोग ने पहला चैप्टर शुरू करा है, ठीक है। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा साथियों। पहला प्रश्न है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। तो बातचीत क्या है साथियों, एक ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचना काल थे, किस काल के रचना काल थे, तो साथियों वो आधुनिक काल के रचना काल थे, ठीक है। आगे देखिएगा 3 नंबर प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। बातचीत देखिए साथियों, अब जितना भी 2600 चैप्टर है, 2600 चैप्टर के लेखक का नाम आपको क्या याद रखना है, 100% याद रखना है, क्योंकि वहाँ से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव हमेशा हर साल पूछा जाता है और 2025 में भी पूछा जाएगा। तो बातचीत के जो लेखक है साथियों उसका नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट। यानी आगे देखिएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 6 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे, किस युग के रचनाकार थे। भारतेंदु युग पूछेगा, भारतेंदु युग काल पूछेगा, आधुनिक काल। आगे देखिएगा आगे आगे है साथियों 7 नंबर प्रश्न बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बीच उमड़ चलता है, ठीक है। मतलब रस का समुद्र किनके बीच आ जाता है, बातचीत में बताया गया साथियों जब दो सहेलियां बात करने लगती है तो रस का समुद्र उमड़ चलता है। 8 नंबर प्रश्न है कि नौजवान निंदा किनकी बातचीत का मुख्य कारण है। मतलब नौजवानों के बारे में बुराई किनके बीच ऐसी बात हो जाती है, तो दो बूढ़ों की बातचीत में नौजवानों का बुराई की जाती है। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि का लालसा किसने जगाई। तो माता ने। 100 वजन एक सूजन नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। ठीक, हम बहुत तेजी में करेंगे साथियों। आगे देखिएगा आगे देखिए यह हमारा चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। यानी बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित जो निबंध है बातचीत से कुल अभी तक 10 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक। देखिएगा अगला जो चैप्टर आता है उसने कहा था जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। पहला नंबर प्रश्न चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ कौन सा है। उसने कहा था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी कौन है, तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। आगे देखिएगा आगे 4 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो उसने कहा था 1915 की रचना है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो ये साथियों एक कर्म प्रधान कहानी है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो लाहना सिंह कहानी का नायक है, लाहना सिंह कहानी का नायक है। 7 नंबर प्रश्न उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है, किस शहर का, तो साथियों अमृतसर शहर का चित्रण है। बुध का कांटा रचना है, तो किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। आगे देखिएगा साथियों, रुक जाइए थोड़ा सा। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, किस सदी के साथियों 19वीं सदी के प्रमुख ये लेखक हुए हैं, ठीक। आगे देखिएगा आगे 10 नंबर प्रश्न की गुलेरी जी ने कुल कितने कविताएं लिखी, कुछ कितने कविता लिखे, तो इन्होंने साथियों सॉरी कहानियां लिखी, कहानियां पूछा रहे तो कहानियां इन्होंने कुल 3 कहानियां लिखी, ठीक है। एक उसने कहा था एक बुध का कांटा और सुखमय जीवन, यही 3 लिखे हैं। यानी देखिएगा ऑप्शन नंबर ग का हो जाए साथियों सही हो जाएगा। आगे देखिएगा साथियों 11 नंबर प्रश्न है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर साथियों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। उसने कहा था कहानी है, तो उसने कहा था कहानी साथियों युद्ध की कहानी, क्योंकि साथियों इस चैप्टर में युद्ध के बारे में बताया गया, दिव्य प्रेम के बारे में बताया गया और प्रेम का बलिदान
होने के बारे में, क्योंकि सातु लाहना सिंह अपने प्रेम के लिए जान भी दे देता है। यानी इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? कौन सी गुलेरी जी की रचना नहीं? कोई सुखमय जीवन है, उसने कहा था यह भी है, अवरूद्ध का काटे यह भी, हारे का हरिनाम यह नहीं है। ठीक है साथियों, डी ऑप्शन इसका सही मारिएगा। आगे देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न है कि तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी का संबंधित है? तेरी कुड़माई होगी किस कहानी में कहा गया है साथियों? तो उसने कहा था कहानी में कहा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में अजमेर में आए थे? तो किसके अभिभावक बनकर गए थे साथियों? तो ये खेतड़ी के नाग बालिक राजा के जय सिंह के बन के गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग मारिएगा सही। आगे देखिएगा साथियों, 16 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी की कहानी साथियों यह कितने किस उसने कहा उद्यमी उठ सिगड़ी को कोले डाल। ठीक है, मतलब यह कथन किसका है साथियों? उद्यमी उठ सिगड़ी को कोले डाल, यह कथन किसका है साथियों? यह हम सभी को बताना है। तो यह कथन सूबेदार हाजरा सिंह का है। हिंदी कहानी में विकास में मील का पत्थर कहानी मानी जाती है। मील का पत्थर कहानी किसे माना जाता है? तो उसने कहा था कहानी को माना जाता है। 18 नंबर प्रश्न, उसने कहा था कहानी के आधार पर किस फिल्मकार ने फिल्म बनाई है? तो बिमल राय ने फिल्म बनाई। उसने कहा था कहानी के पहलू राम कौन है? तो पहलू राम कौन है साधु? इस कहानी में पहलू राम के बारे में चर्चा है, वो क्या एक सिपाही है। क्या है साधु? एक सिपाही है। 20 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था शीर्षक पाठ में किसने मूला जी की दाढ़ी मुड़ा दी? मतलब मौला जी की दाढ़ी किसने मुड़ा दी? यह किसके कथन है साधु? ये बोधा सिंह का कथन है। चौखट के भीतर आने के लिए क्या करके आना पड़ता बुजुर्गों को? तो खास साधु आवाज देकर। ठीक है, आवाज देकर। यह साधु जानते किस चैप्टर का? ये साधु इस चैप्टर का करनी है। यह ज्ञानेंद्र पति के द्वारा जो लिखा हुआ चैप्टर गांव का घर, उस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर का ये प्रश्न नहीं है। आगे देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न की वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी पात्र निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। यह साथियों किस चैप्टर का है? तो कहिएगा उसने कहा था इस चैप्टर में कहा गया है। 24 नंबर प्रश्न है कि देखते देखते नहीं या रेशम से खड़ा हुआ सल, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी के? तो साथियों यह उसने कहा था। यह किसने कहा था साथियों? तो यह साथियों सूबेदारनी ने कहा था। ठीक है, सूबेदारनी ने कहा था। ठीक है, आगे देखिएगा, इस चैप्टर से साथियों अभी तक कुल 24 को प्रश्न पूछे नहीं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर यही है। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा, अगला जो चैप्टर आता है जिसका नाम है साथियों संपूर्ण क्रांति, जिसे जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। जयप्रकाश नारायण की रचना है। तो साथियों संपूर्ण क्रांति हम आपको बता रहे हैं साथियों, जितने भी 26 चैप्टर है 26 चैप्टर का आपका लेखक का नाम याद कर लीजिए। वहाँ से 2-3 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, 2025 में भी पूछे जाएंगे। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने दिया है। आगे देखिएगा साथियों, आगे आगे प्रश्न है 4 नंबर, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान सिताब दियारा में हुआ था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम इनका बाउल था। ठीक है, बचपन का नाम बाउल था, इनके बचपन का नाम बाउल। 6 नंबर प्रश्न है कि रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन के नेतृत्व कब किया? तो सन 1964 में। ठीक है, सॉरी सन 1974 में इन्होंने किया था, सन 1974 में। आगे देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। जयप्रकाश नारायण ने किस पाठ का लिखा है साथियों? संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 में मार्क्सवादी अब बन गए थे। आगे 10 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम था, मतलब जयप्रकाश नारायण को किस नाम से पुकारा जाता था? बाउल कहकर इनके नाम को पुकारा जाता है। ठीक है, बाउल। देखिएगा, 11 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम इनको बताएं। तो पत्नी का नाम इनके प्रभावती था। जयप्रकाश नारायण मैग्सेसे सम्मान से कब सम्मानित किए गए थे? मैग्सेसे सम्मान से 1965 में सम्मानित किए गए थे। ठीक, आगे देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न है शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका गए थे। बिहार में हिंदी के वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसे सर्वोच्चतम पुरस्कार मिला है? तो किसे साथियों सर्वोच्चतम पुरस्कार मिला है? तो जय ओम प्रकाश सॉरी यह मिसाल है साथियों जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को। इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा साथियों? ग सही होगा। ठीक है, ओम प्रकाश
सॉरी जयप्रकाश नारायण को, ठीक है संतु, जयप्रकाश नारायण को। आगे देखिए, ठीक है, यह चैप्टर संतु हम लोगों को समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर आता है अर्धनारीश्वर। ठीक, अर्धनारीश्वर जिसे लिखा है, किसने लिखा है, तो जिसे संतु रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना अर्धनारीश्वर है। ठीक है, अर्धनारीश्वर इनकी रचना है। 3 नंबर प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे संतु 4 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है। दिनकर जी को संतु पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, दिनकर जी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। आगे देखिएगा, आगे 5 नंबर प्रश्न की शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, तो संतु अर्धनारीश्वर कल्पित रूप होगा। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप होगा। 6 नंबर प्रश्न की दिल का दौरा पड़ने पर दिनकर जी को किस अस्पताल में पहुंचाया गया, तो विलिंगडन नर्सिंग होम हॉस्पिटल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नील कुसुम किसकी रचना है, नील कुसुम किसकी रचना है, तो नील कुसुम संतु दिनकर जी की रचना होगी। 8 नंबर प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप का वर्णन है, संतु वर्णित है, तो कल्पित रूप का। ठीक, कल्पित रूप का। 10 नंबर प्रश्न दिनकर दिनकर रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रह चुके हैं, तो भागलपुर विश्वविद्यालय में। भागलपुर विश्वविद्यालय में। 11 नंबर प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है। ठीक है, तो यहाँ से ये चैप्टर भी हम लोगों के समाप्त होते हैं। अब अगला चैप्टर आता है संतु, जिसका चैप्टर का नाम है रोज, जिसे अज्ञे जी ने लिखा है। ठीक है, अज्ञे जी ने लिखा है, देखिएगा अज्ञे जी ने लिखा है जिसे। पहला नंबर प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक है, तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है संतु, तो अज्ञे जी है, अज्ञे जी है। 2 नंबर प्रश्न की रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती रोज कहानी की नायिका है। 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर की रोज कहानी के कहानीकार है, तो रोज कहानी के जो कहानीकार है संतु अज्ञे जी है। मालती के पति का नाम क्या है, तो महेश्वर मालती के पति का नाम है। 5 नंबर प्रश्न है कि अज्ञे के पिता का नाम क्या था, तो अज्ञे के पिता का नाम संतु डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। निम्न में से कहानी में गेगरीन का उल्लेख है, तो रोज कहानी में संतु का गेगरीन का उल्लेख है। 7 नंबर प्रश्न होगा संतु 7 नंबर की सचिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे की माता जी का नाम बताना है, तो माता जी का नाम इनका क्या था, तो माता जी का जो नाम था संतु वह जयंती देवी था। ठीक है, जयंती देवी इनके माता जी का नाम था। 8 नंबर बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था, संतु नाटक जो लिखा था इंद्रसावा लिखा था, इंद्रसावा। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि सिपाही की माँ किस कहानी की पात्र है, किस कहानी की सॉरी संतु मालती किस कहानी के पात्र है, तो मालती जो है संतु वह रोज कहानी की पात्र है, रोज कहानी के पात्र है। 10 नंबर प्रश्न कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से क्यों धो रही थी, क्योंकि संतु उसको दही जमाना था, क्योंकि दही जमाने के लिए। 11 नंबर प्रश्न है कि मालती के बच्चे का नाम क्या था, तो मालती के बच्चे का नाम टीटी था। ठीक है, टीटी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, देखिएगा आगे आगे क्या प्रश्न है, आगे संतु प्रश्न नहीं, अगला हमारा चैप्टर आ जाता है एक पत्र और एक लेख और एक पत्र, जिसे भगत सिंह ने लिखा है। ठीक है, देखिएगा पहला नंबर प्रश्न है कि एक लेख और पत्र के लेखक कौन है, तो भगत सिंह है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है, तो भगत सिंह ने संतु सुखदेव जी को पत्र लिखा है। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, सरदार किशन सिंह उनके पिता का नाम था। आगे देखिएगा, आगे 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न, भगत सिंह अपनी जेब में किसकी चित्र रखते हैं, तो करतार सिंह सराभा का संतु चित्र रखते हैं। इनका जो संतु देहांत कब मतलब फांसी दी गई थी 1915 में। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ साहित्य में कौन विधा है, कौन सी विधा है संतु एक लेख एक ऐतिहासिक पत्र है। ठीक है, एक ऐतिहासिक पत्र गो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 में भगत सिंह को जन्म हुआ था। जब देश में भाग्य का निर्णय हो रहा है, तो व्यक्तियों को भाग्य का पूर्णतः भूला देना चाहिए। ठीक, यह युक्ति किस पाठ से ली गई है, तो यह युक्ति संतु एक लेख और एक पत्र से है।
8 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है, तो एक लेख और एक पद। मतलब इस चैप्टर से अभी तक 8 प्रश्न पूछे गए, 8 प्रश्न हमने पढ़ लिए। ठीक, अगला चैप्टर आता है जिसका नाम है साथियों ओ सादा नीरा, जिसे जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचना है, तो साथियों ओ सादा नीरा। बातचीत बालकृष्ण तिरिच उदय प्रकाश हंसते हुए मेरा अकेलापन मलया जी ने लिखा है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है, किसने लिखी, तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखी है। अगला 4 नंबर प्रश्न आता है कि ओ सादा नीरा किस विधा के अंतर्गत है, तो ओ सादा नीरा जो संतु किस विधा के अंतर्गत आता है, तो यह संतु एक प्रकार का निबंध है। ओ सादा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताले, वर्णित मन कैसे ताले, तो संतु मन कैसे ताल को कहा गया है, तो मन साथियों गहरे और विशाल ताल होते हैं। आगे देखिएगा, आगे 6 नंबर प्रश्न है कि ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उसे रामचरित मानस के किसकी क्रोध रूपी नदी के बाढ़ में याद आएगी, संत केकई क्या। ठीक है, केकई ऑप्शन नंबर ग मारिएगा सही। आगे 7 नंबर प्रश्न है कि ओ सादा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था, तो देखिए बड़हरवा में, मधुबनी में और भितिहारा में। ठीक, 8 नंबर प्रश्न की 1917 में भितिहारा में किसकी तूती बोलती थी, तो एमन साहब की। ठीक है, एमन रेमन साहब यहाँ लिखा है, यानी साथियों ग ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जगदीश चंद्र माथुर परीक्षण के लिए कहाँ गए थे, तो परीक्षण के लिए ये कहाँ चल गए थे, तो अमेरिका चल गए थे। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुई है, तो ओ सादा नीरा में की गई है, ओ सादा नीरा पाठ में की गई है। 11 नंबर प्रश्न की धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था, तो किस कार्य के लिए साथियों, तो नील की खेती करने के लिए। 12 नंबर प्रश्न की तिनकठिया प्रथा का संबंध है, तो नील की खेती से संबंध है। 13 नंबर प्रश्न है साथियों कि 13 नंबर प्रश्न की आपस में धागड़ किस भाषा में बात करते थे, अराव भाषा में। ठीक है, अराव भाषा में, अब बाकी सब लोगों से भोजपुरिया में बात करते थे। तो यह चैप्टर साथियों ओ सादा नीरा चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो। इस चैप्टर से अभी तक 13 गो प्रश्न पूछ लिया गया है। आगे देखिएगा, अगला है साथियों, अगला सिपाही की माँ जिसे किसने लिखा है, तो मोहन राकेश ने लिखा है। पहला नंबर प्रश्न है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उद्धरण किस पाठ से लिया गया है, तो साथियों सिपाही की माँ चैप्टर से लिया गया है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर प्रश्न है सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, तो सिपाही की माँ के रचनाकार है मोहन राकेश। रंगून कहाँ है, तो रंगून साथियों वर्मा में है। 4 नंबर मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, मोहन रचित द्वारा रचित नाटक संग्रह कौन सा है साथियों, तो आषाढ़ का एक दिन हम लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, आगे क्या प्रश्न है। आगे 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सिपाही की माँ की रचयिता कौन है, तो मोहन राकेश है। मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था, तो मदन मोहन गुलगानी नाम था। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख शासककार हुए थे, तो मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख शासककार हुए थे, तो नई कहानी के आंदोलन के। 8 नंबर प्रश्न है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, तो जो धीनू कुम्हार था वह थे। 9 नंबर प्रश्न की जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है, तो कामयानी साथियों यह इस चैप्टर का साथियों प्रश्न है, यह किस चैप्टर का है, तो तुमुल कलालम कला चैप्टर का है। 10 नंबर प्रश्न है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं साथियों, तो सबसे बड़ी प्रतिभा मोहन राकेश माने जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ था, तो शाहजपुर उत्तर प्रदेश में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। ठीक है, अमृतसर पंजाब में इनका जन्म हुआ था, अमृतसर पंजाब में ग ऑप्शन सही होगा इसका। 12 नंबर प्रश्न है कि मुन्नी के डाक गाड़ी के पीछे क्यों दौड़ती है, चिट्ठी लेने के लिए। 13 नंबर प्रश्न की मानव बिजली से दूध की जगह क्या मांगता है, तो दूध की जगह पानी मांगता है,
14 नंबर प्रश्न होगा, आप देखिएगा कि बिस्नी किस एकांकी की पात्र है। बिस्नी साधु सिपाही की माँ एकांकी की पात्र है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ एकांकी। मुन्नी का मुन्नी अवस्था मतलब मुन्नी कितनी वर्ष की थी, तो मुन्नी 14 वर्ष की थी। मुन्नी 14 वर्ष की थी। 16 नंबर प्रश्न, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्य विधा क्या है। तो सिपाही की माँ साहित्य विधा क्या है, तो साथियों सिपाही की माँ एक एकांकी है। 17 नंबर प्रश्न, जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है। तो मोहन राकेश की रचना है, जानवर और जानवर। ठीक है, देखिए यह चैप्टर भी हम लोगों के समाप्त होता है। अगला चैप्टर आता है सातु परगीत और समाज, जिसके लेखक कौन है सातु, नामवर सिंह जी है। नामवर सिंह द्वारा लिखी द्वारा लिखी परगीत और समाज क्या है, एक प्रकार का सातु एक निबंध है। ठीक है, सॉरी इस निबंध मतलब आलोचनात्मक निबंध है, यानी सातु इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे सही। 2 नंबर पर आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन है, तो कौन है सातु, तो नामवर सिंह जी है, नामवर सिंह जी है। 3 नंबर प्रश्न है कि प्रगीत समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे। मतलब जो काव्य सिद्धांत है उसके साथ उसके लिए आदर्श क्या हुए हैं, तो उसके लिए साथ प्रबंध काव्य होना चाहिए। देखिएगा 4 नंबर प्रश्न है कि 20वीं सदी में प्रतीकात्मक का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ है साथियों, तो रोमांटिक उत्थान के। ठीक है, रोमांटिक उत्थान। 5 नंबर प्रश्न कि अपने लेखन में मोमासो ने कैसी समाज का चलचित्र बेपद्र किया है। ठीक है, कैसे चित्र का, तो साथियों बुर्जवा। ठीक है, बुर्जवा चित्र का। 6 नंबर प्रश्न की जनयुग पत्रिका का संपादन कौन है, तो नामवर सिंह। ठीक है, यह चैप्टर साथियों समाप्त होता है। इस चैप्टर से अभी तक 6 प्रश्न ही पूछे गए हैं। आगे देखिएगा आगे क्या प्रश्न है साथियों। अगला जो साथियों चैप्टर आता है जिसका जूठन चैप्टर का नाम है और इसके लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक, पहला नंबर प्रश्न की ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है जूठन। जूठन शीर्षक का रचना हिंदी साहित्य की कौन सी रचना है, तो ये एक प्रकार का साथियों एक आत्मकथा है। ठीक, आत्मकथा है। 3 नंबर प्रश्न है कि जूठन क्या है, तो जूठन साथियों एक आत्मकथा है। जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था, तो कलीराम हेडमास्टर का नाम था। 5 नंबर प्रश्न की दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक लिखी है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। ओम प्रकाश वाल्मीकि डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो डॉक्टर राष्ट्रीय अम्बेडकर पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था, ये इन्हें साथियों ये जो पुरस्कार दिया गया था 1993 में दिया गया था। 1993 में यह पुरस्कार इन्हें दिया गया था। देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ग बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न की ओम प्रकाश वाल्मीकि और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है, तो ये साथियों वो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन चैप्टर होगा। आगे साथियों 9 नंबर प्रश्न है कि जो लेखक के अनुसार झाड़ू लगाते हुए उसे किसने देखा, तो पिताजी ने देखा। पिताजी ने क्या कहकर बुलाते थे, तो पिताजी साथियों इन्हें मुंशी जी। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि साथियों मुजफ्फरपुर नगर में हुआ था। ठीक, मुजफ्फरपुर नगर में। 10 नंबर प्रश्न है साथियों सदियों के संताप शीर्षक पाठ की कृति किसके, सदियों संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि है। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था, तो बड़े भाई का नाम साथियों सुखवीर था। ठीक है, बड़े भाई का नाम क्या था, सुखवीर था। अब देखिएगा साथियों अगला जो चैप्टर आता है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसे मलया जी ने लिखा है। पहला नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी किसकी रचना नहीं है। ठीक है, पृथ्वी किसकी रचना नहीं है साथियों, ये हम सभी को बतानी है। तो पृथ्वी साथियों मलयज की रचना नहीं हुई है, मलयज की रचना नहीं है। मलयज की इनमें से कौन सी रचना नहीं है, तो सदियों के संताप, क्योंकि यह साथियों ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। 3 नंबर प्रश्न देखिएगा, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो मलय जी की रचना है। हंसते हुए मेरा कॉलोनी किस विधा की रचना है, तो डायरी है। ठीक है, डायरी होगी। आगे देखिएगा डायरी निबंध नहीं लगाइएगा। ठीक है सर, तो डायरी होगी। 5 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, लिखा गया है कि आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचनाता भी है। यह है संतु मलयज का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलयज की है,
तो संवाद और एक आलाप, छायावाद, हुंकार, वटवृक्ष। ठीक है, इनमें जो रचना है साथियों संवाद और एक आलाप, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ठीक, तो ये चैप्टर साथियों समाप्त होता है। और साथियों अगला जो चैप्टर आता है तिरिश। अगला चैप्टर क्या आता है तिरिश, जिसे किसने लिखा है? उदय प्रकाश ने लिखा है। पहला नंबर प्रश्न की तिरिश शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो उदय प्रकाश जी है। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म 1952 में हुआ था इनका जन्म। और तिरिश किस प्रकार की रचना है? तो तिरिश जो साथियों क्या है? आधुनिक कॉमेडी है, सुखांत है, हंसने वाली आधुनिक त्रासदी। आधुनिक त्रासदी है तिरिश शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो लेखक के पिताजी 55 साल के थे। ठीक है, 55 साल के थे। आगे देखिएगा 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर का प्रश्न साथियों तिरिश शीर्षक पाठ में धतूर के बीजों को पीसकर किसके साथ उबालकर काढ़ा तैयार किया जाता था? तो चीनी के साथ, अदरक के साथ, गुड़ के साथ, तांबे के पुराने सिक्के के साथ। किसके साथ उबाल कर किया जाता है साथियों? किसके साथ? ये जो किया जाता है गुड़ के साथ किया जाता है। ठीक है, गुड़ के साथ। सारे शहर में क्या की जा रही थी? तो नाच हो रहा था, अंधेरे किया जा रहा था, मारपीट हो रहा था, रोशनी की, तो मारपीट हो रहा था। ठीक है, मारपीट हो रहा था। आगे सातु आगे 7 नंबर प्रश्न है। क्योंकि सातु मारपीट इसलिए होगा क्योंकि इसके पापा जी को क्या किया जा रहा था? मार रहा जा रहा था। 7 नंबर प्रश्न है कि उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? तो उदय प्रकाश की माता का जो नाम है आपको याद रखना, गंगा देवी है। तिरिश शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? तो नीलकंठ को। ठीक है, नीलकंठ पक्षी को जरूर देखना चाहिए दशहरे में। 9 नंबर प्रश्न है कि पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? तो पॉल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश की रचना है। ठीक, इस चैप्टर से तो अभी तक 9 प्रश्न पूछा गया है। और जो अगला जो चैप्टर होता है और गद्य खंड का जो अंतिम चैप्टर रहता है शिक्षा, जिसे जय कृष्णमूर्ति ने लिखा, वह चैप्टर देखते हैं साथियों। कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जय कृष्णमूर्ति जी है। लीड वेगडर ने नज़र में जय कृष्णमूर्ति क्या थे? तो लीड वेगर के देव तो विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे इन्हें, विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। अगला 3 नंबर प्रश्न है कि जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति होगा। सी डब्यूट लीडवेगर किनके विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? तो जय कृष्णमूर्ति जी को देखते थे। आगे 5 नंबर प्रश्न है साथियों कि शिक्षा शीर्षक निबंध के अनुसार सत्य की खोज तब संभव है जब क्या साथियों हम लोग स्वतंत्र होंगे। जय कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान है, तो जय कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है साथियों? तो मदनपल्ली चतुर में। ठीक है, मदनपल्ली चतुर में। 7 नंबर प्रश्न है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह किस पाठ की युक्ति है? तो साथियों यह शिक्षा पाठ की युक्ति है। जय कृष्णमूर्ति का पिता का नाम क्या था? तो नारायण जिद्दू। ठीक है, नारायण जिद्दू इनके पिता का नाम था। 9 नंबर प्रश्न है साथियों। 9 नंबर साम्यवादी किससे लड़े? तो पूंजीवादी से। जय कृष्णमूर्ति का रचना निम्न कौन है? तो शिक्षा। ठीक है, शिक्षा साथियों। इसी के साथ यह चैप्टर साथियों पूरा हमारे लोगों का जो गद्य खंड है समाप्त होता है। अब हम प्रवेश करेंगे साथियों काव्य खंड में। और साथियों गद्य खंड में जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो कम से कम 10 से 15 प्रश्न क्या रहते हैं? गद्य खंड से रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है साथियों कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से साथियों कम से कम 6 से 7 ऑब्जेक्टिव साथियों प्रश्न फिक्स रहेंगे। ठीक है, 6 से 7 ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे, नहीं तो 10 कम से कम फिक्स हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से भी प्रश्न आपके एग्जाम में उठाया जाता है। ठीक है, देखिएगा अगला जो साथियों काव्य खंड का पहला जो चैप्टर है क्या नाम जानते हैं? कड़बक। कड़बक देखिएगा पहला नंबर प्रश्न की जायसी किस शाखा के कवि है? तो साथियों जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। कड़बक की किसकी रचना है? तो जो कड़बक जो रचना है साथियों वो कड़बक रचना की मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। अगला 3 नंबर प्रश्न आता है कि पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी कवि है, तो मलिक मोहम्मद जायसी साथियों प्रेम के पीर के कवि है। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो अवधी भाषा है। ठीक है, अवधी भाषा है। आगे देखिएगा 6 नंबर प्रश्न आता है कि रतन सेन कहाँ के नरेश थे?
तो चित्तौड़ के नरेस्ते चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा संतु जायसी जी की रचना है, जायसी जी की रचना है। अगला 8 नंबर प्रश्न है कि इनमें से प्रेम के पीर कवि है? तो प्रेम के पीर कवि जायसी है। जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है? तो कड़बक है। किन्हें प्रिय लंबी कविताएं लिखनी है? तो गजानन माधव मुक्ति। यह संतु इस चैप्टर का यह प्रश्न नहीं है, यह संतु गजानन माधव मुक्ति द्वारा जो लिखा गया है जन जन के चेहरे एक चैप्टर का यह संतु प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न के जायसी किस भाषा के कवि? तो जायसी संतु यह अवधी भाषा के कवि है। ठीक है, अवधी भाषा के ऑप्शन नंबर ख मारिएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला चैप्टर देखिएगा साथियों, ये चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर साथियों सूरदास के पद। सूरदास किस भाषा के कवि? तो देखिए सूरदास जो साथियों ब्रज भाषा के कवि है। सूर सागर कवि है, तो सूर सागर के कवि कौन है? तो सूरदास जी है। ठीक है, सूरदास जी है। 3 नंबर प्रश्न है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है? तो स्वामी वल्लभाचार्य। ठीक है, स्वामी वल्लभाचार्य जी क्या है साथियों इनके दीक्षा गुरु जी है। हिंदी साहित्य में सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, सॉरी 5 नंबर, जागिए ब्रजराज को कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो साथियों जो सूरदास के पद है उस चैप्टर का है। निम्न में कौन से कवि सगुण भक्ति धारा के कवि है? सगुण भक्ति धारा के साथियों सूरदास जी है। ठीक, इस चैप्टर से अभी तक 6 प्रश्न पूछे गए हैं। अगला देखिएगा साथियों चैप्टर जिसका नाम है तुलसीदास के पद। पहला नंबर प्रश्न, तुलसीदास किस काल के कवि है? तो साथियों यह भक्ति काल के कवि है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ठीक है, तो दीक्षा गुरु के इनका जो दीक्षा गुरु का नाम था साथियों स्वामी अग्रदास। ठीक है, स्वामी अग्रदास इनके दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला इनके मूल नाम था, मूल नाम राम बोला था। 4 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास का पत्नी का नाम था तब रत्नावली, इनके पत्नी का नाम था। वैराग्य रामायण किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि माने जाते हैं? तो जातीय महाकवि माने जाते हैं। ठीक है, जातीय महाकवि माने जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो आत्माराम दुबे। ठीक है, आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम था। 9 नंबर प्रश्न की हिंदी का समन्वय कवि किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास को कहा जाता है। हिंदी का समन्वय कवि किसे माना जाता है? तो तुलसीदास यानी रामपुला को। तुलसीदास के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो रामचरित मानस। ठीक है, रामचरित मानस इनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। नाम ले भरु उदर एक प्रभु दास कहाई। ठीक है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ किया? तो तुलसीदास के पद। किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तो तुलसीदास का। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था? तो काशी में था। ठीक, काशी में कितने वर्ष तक रहकर शिक्षा अध्ययन किए थे? तो 15 वर्षों तक, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो ये यहाँ तक साथियों ये हम लोग का होता है, ये चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर देखिएगा। अगला साथियों पहला नंबर प्रश्न आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक नावादास की कविता किन दो कवियों के बारे में? तो नावादास किसके बारे में? तो कबीर दास और सूरदास के बारे में बोले हैं। छपे क्या है? तो साथियों छपे जो है साथियों किसकी रचना है? तो नावादास की यह रचना है। 3 नंबर प्रश्न, नावादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नावादास के जो दीक्षा गुरु थे वह नर हरिदास। ठीक है, नर हरिदास जी है, नर हरिदास जी है। ठीक है, अगला है साथियों नर हरिदास होगा कि स्वामी अग्रवाल, स्वामी अग्रवाल अग्रदास। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न की नावादास कवि थे, नावादास के थे सगुण उपासक कवि थे। ठीक है, सगुण उपासक कवि थे। अगला देखिएगा साथियों 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल जो साथियों रचना है नावादास की रचना है। नावादास काव्य रचना क्षेत्र का है? तो नावादास का काव्य वृंदावन है। ठीक है, वृंदावन इनका काव्य रचना क्षेत्र है। अगला 7 नंबर प्रश्न की नावादास के समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन थे। छपे क्या है? तो साथियों छपे क्या है? छंद है। ठीक, इस चैप्टर से अभी तक 8 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला देखिएगा साथियों चैप्टर पहला नंबर प्रश्न देखिएगा इस चैप्टर का साथियों गाबिल है। गाबिल क्या है साथियों? देखिए यस इस चैप्टर का साथियों रिलेशन ये तो साथियों पाठ का है भी नहीं किया। भूषण को भूषण की उपाधि
भूषण भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो जो महाराजा छत्रसाल थे उन्होंने दी। छत्रसाल ने ना रुद्रशाह ने, ठीक है रुद्रशाह ने दी थी। देखिएगा 3 नंबर प्रश्न साधु भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो जो भूषण जो साधु ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। ठीक, रीति काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये मारिएगा सही। 4 नंबर शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो साहू जी। ठीक है, आगे है 5 नंबर प्रश्न। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है। तेज तम अम पर कान्हा जिमी कंस पर, यो मछेले वंश पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति शीर्षक कविता से, तो साधु यह साधु कवित चैप्टर से। ठीक है, कवित चैप्टर से। आगे साधु 7 नंबर प्रश्न की शिवा बावनी में कितने मुक्तों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है? साधु तो 52 यानी 52 में होगा। भूषण द्वारा लिखित कविता का भाषा क्या है? तो भूषण ने किस भाषा साथियों कविताएं लिखी है? तो भूषण ने जो लिखी है वो अक्सर ब्रज भाषा में लिखी है। आगे 9 नंबर है साथियों प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न की भूषण की कविता निम्न में से कौन है? तो भूषण की जो कविता है साथियों कवित है रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के लिए पूज्य है? रत्नाकर जो त्रिपाठी है साथियों वह रत्नाकर त्रिपाठी भूषण के लिए पूज्य है। ठीक है, भूषण के लिए पूज्य है क्योंकि साथियों रत्नाकर त्रिपाठी इनके। आगे देखिएगा अगला साथियों चैप्टर आता है तुमुल कलालम कलम में, जिसके चैप्टर के ना है कौन है साथियों? तो जयशंकर प्रसाद। तुमुल कलम में किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। आंसू किसकी रचना है? तो साथियों जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन है? तो ध्रुव स्वामी। ठीक है, ध्रुव स्वामी इनकी नाट्य कृति है। 4 नंबर प्रश्न है कि तुमुल कलम में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो साथियों कामयानी का अंश है। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो साथियों जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। 6 नंबर प्रश्न की नाट्य क्षेत्र जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन माने जाते हैं? तो जो सबसे बड़ी प्रतिमा मोहन राकेश को माना जाता है। यह साथियों प्रश्न हमने पहले ही कर चुका होगा। ठीक है, पहले ही हम लोग इसका कर चुके हैं। ठीक है ना, आगे देखिएगा। आगे 7 नंबर प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन है? तो साथियों कामयानी है। ठीक है, कामयानी इनका महाकाव्य है। 8 नंबर प्रश्न है साथियों जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? तो तुमुल कलम में निम्न में से कौन सी कवि छायावादी है? तो ये साथियों जो जयशंकर प्रसाद जी है छायावादी के कवि है। 10 नंबर प्रश्न है साथियों कि कामयानी महाकाव्य में कामयानी कौन है? तो कामयानी एक श्रद्धा नाम की औरत है। ठीक, अगला चैप्टर आता है साथियों सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा हुआ पाठ पुत्र वियोग। ठीक, पहला प्रश्न की सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है? पुत्र वियोग है। पुत्र वियोग कविता के कवियत्री, अगर कवि नहीं हो कवियत्री हो तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी होंगे। अगला सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम बताए ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, ठाकुर रामनाथ सिंह ठाकुर इनके पिता का नाम बताएं। उनके पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। इनके पिता का जो नाम था साथियों रामनाथ सिंह था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? रामनाथ सिंह था। 4 नंबर प्रश्न की सुभद्रा जी ने चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 1904 में। और मृत्यु कब हुआ था? तो 1948 में। कार दुर्घटना के कारण इनकी क्या हो गई थी साथियों? मृत्यु हो गई थी। 5 नंबर प्रश्न की वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा छोड़कर कौन सी कवियत्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में इनका निधन हुआ था। 7 नंबर प्रश्न सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ है? सुभद्रा कुमारी जो चौहान का जन्म है साथियों वह साथियों कहाँ होता है? तो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान के जो कविता निम्न में से कौन है? तो पुत्र वियोग कविता है। अगला है 9 नंबर प्रश्न की खोया मेरा हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो पुत्र वियोग से है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। ठीक है, यह भी चैप्टर संत हम लोगों को समाप्त होता है। अगला जो चैप्टर आता है जिसका नाम है उषा।
पहला नंबर प्रश्न पढ़िएगा कि उषा शीर्षक पाठ के उषा शीर्षक कविता के कवि हैं, तो उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है साथियों? शमशेर बहादुर सिंह जी है। ठीक, शमशेर बहादुर सिंह जी। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ है। अगला 9 नंबर प्रश्न है कि नील जल में किसकी गोर गोर झिलमिल दें जैसे हिल रही है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? यह संत उषा चैप्टर से है। उससे शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो 1978 में सोवियत रूस की यात्रा की है। 5 नंबर प्रश्न की कवियों के कवि निम्न में से कौन कहे जाते हैं? तो कवियों के कवि कौन कहे जाते हैं? तो शमशेर बहादुर जी सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। प्रकृति वर्णन से कविता जो संबंधित कविता कौन है? तो उषा है। आगे साथियों 7 नंबर प्रश्न है कि शंकुन की तलाश किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह। राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो साथियों यह उषा चैप्टर से ली गई है। ठीक, इसके साथ ही यह चैप्टर भी हम लोग का होता है समाप्त होता है। आगे देखिएगा, आगे मुक्तिबोध द्वारा लिखा है साथियों जन जन के चेहरे। मुक्तिबोध का जन्म स्थल क्या है? तो मुक्तिबोध का साथियों जन्म स्थान क्या है? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। जन जन के चेहरे एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो जन्म स्थल क्या है? तो साथियों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इनका जो जन्म हुआ था वह सहयोगपुर में हुआ था। अगला है 4 नंबर प्रश्न की किन्होंने प्राय लंबी कविता लिखी? गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए थे? तो किन दो विचारधाराओं में आए थे साधु? तो ये जो आए थे यह आतिशवादी और मार्क्सवादी। ठीक है, आतिशवादी और मार्क्सवादी में आए थे। अगला है 6 नंबर प्रश्न कि नील नदी अमेजन मिसौर में वहना गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस की शीर्षक कविता सी है? ठीक है, किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो साथियों जन जन के चेहरे एक से। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस कविता की है? तो जन जन के चेहरे एक से है। अगला है 8 नंबर प्रश्न कि मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। कामयानी एक पुनर्विचार शीर्षक की रचना किसकी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। तो इस चैप्टर से अभी तक साथियों 9 गो प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए अगला जो चैप्टर आता है जिसका नाम है साथियों अधिनायक कविता के कवि है। अधिनायक कविता के कवि कौन है साथियों? तो रघुवीर सहाय जी है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म साथियों लखनऊ में हुआ था। आगे अधिनायक कविता है। तो अधिनायक कविता एक प्रकार के साथियों ये जो कविता है साथियों एक प्रकार का व्यंग्यात्मक कविता है। ठीक है, क्योंकि इसमें साथियों व्यंग किया गया है। 4 नंबर प्रश्न की अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। 5 नंबर प्रश्न है कि कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? तो हरदेव सहाय था। ठीक है, सॉरी ये नहीं हुआ, हरदेव सहाय ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय जी की रचना है। अगला 7 नंबर प्रश्न है कि लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है साथियों? तो यह रघुवीर सहाय का रचना है। आगे 8 नंबर प्रश्न है कि हरचरना किस कविता का पात्र है? तो हरचरना जो साथियों अधिनायक कविता का पात्र है। रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन है? तो जन जन के अधिनायक है। आगे देखिएगा 10 नंबर प्रश्न है कि कौमुदी नामक कविता केंद्र का स्थापना किसने की थी? कौमुदी नामक कविता केंद्र की रचना साथियों रघुवीर सहाय ने की थी। अगला जो चैप्टर आता है साथियों प्यारे नन्हे बेटे को। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को किसने लिखा है? तो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा। प्यारे नन्हे बेटे को लोहा किसका प्रतीक है? तो साथियों जो लोहा है वो कर्म का प्रतीक है। ठीक है, लोहा जो किसका प्रतीक है साथियों? वो कर्म पर। प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी है। आगे 3 नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का कवि निवास स्थान क्या है? तो रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, रायपुर
छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न आता है कि इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोचकर सोचकर ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा, यह पंक्ति किस कविता से ली गई? तो प्यारे नन्हे बेटे से। प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता में नायक अपनी नन्ही बेटिया से क्या पूछता है कि कहाँ कहाँ लोहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ लोहा है। ठीक है, तो बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, ग मारिएगा सही। आगे प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न की प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में नायक कहाँ का रहने वाला है? तो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। ठीक, आगे देखिएगा प्रश्न। आगे साथियों 7 नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना मणि कौल ने फिल्म बनाई है। तो साथियों नौकर की कमीज पर बनाई है। ठीक है, नौकर की कमीज पर फिल्म बनी हुई है। तो ठीक है, ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अगला जो चैप्टर आता है साथियों हार जीत, जिसे अशोक वाजपेयी ने लिखी है। देखिएगा पहला नंबर क्या प्रश्न है। हार जीत अशोक वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? यह जो साथियों कहीं नहीं वहीं से ली गई है। ठीक है, आगे देखिएगा 3 नंबर प्रश्न है कि हार जीत शीर्षक कविता में मशरफ वाला क्या कर रहा है? तो साथियों सड़क खींच रहा है। ठीक है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो अशोक वाजपेयी का सागर मध्य प्रदेश में। ठीक है, सागर मध्य प्रदेश में है। आगे देखिएगा, आगे 5 नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किए? तो दिल्ली में रहकर। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की कविता है? तो हार जीत एक प्रकार की गद्य कविता है। आगे 7 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय हुई है, सेना की या नागरिकों? यह पंक्ति किस पाठ से ली गई? तो हार जीत से ली गई है। हार जीत शीर्षक किस प्रकार का पाठ है? तो यह गद्य कविता है, गद्य कविता है। आगे प्रश्न क्या है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 में हुआ था। 1941 में हुआ था। इबारत से गिरती मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की रचना है। आगे 11 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति कौन है? तो अशोक वाजपेयी रहे। समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? तो अशोक वाजपेयी की रचना है। ठीक, अगला जो संतु अंतिम जो चैप्टर आता है गांव का घर, जिसे किसने लिखा है? ज्ञानेंद्र पति ने। गांव का घर कविता के रचनाकार कौन है? ज्ञानेंद्र पति है। पंचायती राज में क्या खो गए? तो पंच परमेश्वर खो गए हैं, पंच परमेश्वर खो गए हैं। 3 नंबर प्रश्न की ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? ये कारा अधीक्षक पद पर थे। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति गांव का घर, ये गांव का घर है। अगला है प्रश्न सर्कस का प्रकाश बुलावा शहर की कितनी दूर से आ रहा है? तो लगभग साथियों यह जो आ रहा है यह जो संत 10 कोस की दूरी से आ रहा है। पहला सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब मिला? पहला सम्मान ज्ञानेंद्र पति को 2000 साथियों 9 में दिया गया था। ठीक है, 2009 में दिया गया था। आगे देखिएगा, आगे 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न की कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? तो साथियों यह जो रचना है ज्ञानेंद्र पति की रचना है। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई? तो संशयात्मा से ली गई है। ठीक है, संशयात्मा से ली गई। 9 नंबर प्रश्न है साथियों ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान का है? तो साथियों झारखंड में। पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच प्रश्न, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो गाँव का घर से ली गई है। आगे 11 नंबर प्रश्न है साथियों की चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो चिंतामणि किस काल के कवि हैं? ये साथियों रीतिकाल के कवि हैं। ठीक, यहाँ तक साथियों लोगों का काव्यखंड समाप्त हो गया। सॉरी, काव्यखंड समाप्त हो गया। ठीक, काव्यखंड समाप्त हो गया और गद्यखंड भी लुका हो गया साथियों, समाप्त हो गया। अब हमारा 2 चीज़ बच चुका है। पहला प्रतिपूर्ति 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा। और साथियों क्या है? ग्रामर में समय लगेगा। ठीक, तो चलिए हम उसको तैयारी करते हैं साथियों। देखिएगा प्रतिपूर्ति
पहला नंबर प्रश्न है संतु प्रतिपूर्ति में कुल कगो चैप्टर है? 3 गो चैप्टर। पहला जो चैप्टर है संतु रस्सी का टुकड़ा, जिसे लिखा है गाइडी मुपासन है। गाइडी मुपासन ने लिखा है 1870 से 90 के बीच गाइडी मुपासा की कहानी अपनी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो गई थी ये बताने हैं। देखिए लगभग 100, ठीक है, लगभग 100 हो जाएगी। आगे देखिएगा, आगे आगे 2 नंबर प्रश्न की अपने लेखन में मुपासा ने कैसे समाज का चलचित्रण किया है? तो बुर्जुआ वर्ग का, ठीक है सर। तो यह संतु प्रश्न पहले भी आया था, ठीक है। बुर्जुआ वर्ग का, संपन्न वर्ग का, ठीक है, बुर्जुआ वर्ग ही होगा। 3 नंबर प्रश्न किस चौराहे पर लोगों का भीड़ लगी हुई थी? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कविता के अनुसार बताइए। तो नीदरलैंड के गोदरविल के सड़क पर, ठीक है, गोदरविल के सड़क पर, ठीक। आगे देखिएगा, आगे 2 नंबर प्रश्न कलर की शर्ती, साथ ही 2 नंबर चैप्टर आता है कलर की मौत, जैसे एंटोन चेखोव ने लिखा है, ठीक है, एंटोन चेखोव ने लिखा है। अगला है सातु एंटोन चेखोव का कहानी है, तो सातु कलर की मौत है। कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का पूरा नाम क्या था? तो कलर का जो था इवान इमज चेखोव, ठीक है, इवान इमज चेखोव को उसका कलर का पूरा नाम था। अगला है 3 नंबर प्रश्न कि कलर की मौत शीर्षक पाठ में जर्नल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? देखिए यहाँ पर कहाँ जाने के लिए मुड़ा? तो निजी कमरे में की ओर, रसोई घर की ओर, शयन कक्ष की ओर, स्नान घर की ओर, किधर जाने को मुड़ा ये बताना है। तो साथों वो निजी कमरे की ओर जाने को मुड़ा, ठीक। अगला है साथों, अगला है कलर की मौत है। तो कलर की मौत क्या है? तो साथों बताना है कलर की मौत किसकी रचना है? तो यह जो रचना है साथों किसकी? एंटोन चेखोव की रचना है, ठीक है, एंटोन चेखोव की रचना है। अगला है साथों 5 नंबर प्रश्न देखिएगा कि एंटोन चेखोव किससे माफ़ी मांगने गए थे? तो देखिए किससे माफ़ी? ब्रेजाविल से, ठीक है, ब्रेजाविल से माफ़ी मांगने गए थे, ठीक। आगे देखिएगा, आगे तीसरा का जो चैप्टर आता है साथों पेशिकी, जिसके लेखक हेनरी लोपेज। पेशिकी क्या है? तो साथों एक प्रतिपूर्ति का भाग है। पेशिकी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो साथों गाइडी मुपासा कहिएगा नहीं, गाइडी मुपासा रस्सी के टुकड़े। एंटोन चेखोव कौन है? एंटोन कलर की मौत हेनरी लोपेज होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे साथियों 3 नंबर प्रश्न है कि फ्रेंका का आया कौन थी? तो फ्रेंका के जो मतलब फ्रेंका को का देखभाल कौन? तो क्रामेन रखती थी, ठीक है, क्रामेन। आगे देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक साथियों हम लोगों का क्या क्या समाप्त होगा? पूरा काव्यखंड, पूरा गद्यखंड, पूरा प्रतिपूर्ति हम लोगों ने साथियों क्वेश्चन पे क्या समाप्त कर लिया। अब जो बारी आती है पूरे ग्रामर की, अब पूरे साथ हम ग्रामर को कर लेंगे, और ग्रामर करने के बाद हम लोगों का पूरा हिंदी साथियों 100% समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम फिजिक्स केमिस्ट्री भी करेंगे, ठीक। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो हमने आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के तो क्वेश्चन पे करा ही दिया है। आपकी क्लास में पूरा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को समाप्त, फिजिक्स का एक ही क्लास में खात्मा, ठीक है। उसके बाद आपका 2-4 को मॉडल पेपर लगवाएंगे हम, ठीक है भाई। तो देखिएगा पहला नंबर प्रश्न है यार अलावा को कहा जाता है? तो यार अलावा को संतु ये जो कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये उसमें व्यंजन किसे कहा? तालवी समुदाय से दंतियों को स्पर्श व्यंजन नहीं कहा जाता, ठीक है। ग इसका संतु कहा हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। 2 नंबर प्रश्न की हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या, अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है, ठीक है। जो वंती में क ख ग अंग जैसे आता है, यह जो आता है यह सब क्या अनुनासिक वर्ण है, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न, सॉरी 3 नंबर प्रश्न की म का उच्चारण स्थान क्या है? तो म का संतु ओठ होगा, ठीक है। च का उच्चारण स्थान क्या है? तो च का संतु, च का जो होगा संतु क्या होगा? वह तालु होगा, ठीक है, च का तालु हो जाएगा। आगे संतु ड का उच्चारण स्थान, तो ड का क्या हो जाएगा? मुर्दा हो जाएगा। ट का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? मुर्दा हो जाएगा। ब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? संतु ओठ हो जाएगा, ठीक है, ब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओठ हो जाएगा। फ का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? ओठ हो जाएगा। आगे संतु 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन वर्ण अघोष वर्ण है? ठीक है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो जो पहला और जो दूसरा वर्ण होता है यह क्या अघोष वर्ण होता है, यानी थ क्या हो जाएगा संतु? अघोष वर्ण हो जाएगा।
10 नंबर प्रश्न की निम्न में से कौन सा वर्ड अंतःस्थ या व्यंजन, तो अंतःस्थ बोले तो यरलव है, तो यरलव यानी यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी में उस व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो उस व्यंजनों चाहे अंतःस्थ व्यंजन दोनों की संख्या कितनी है साथों, 4 है। ठीक। 12 नंबर प्रश्न है कि ए का वर्ण किस स्वर का उदाहरण, तो ए जो है साथों एक प्रकार का, ये जो है साथों दीर्घ स्वर है। ठीक है, एक प्रकार का दीर्घ स्वर है, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही साथों हम लोगों का पहला जो वर्ण है समाप्त होता है। अगला देखिएगा आगे साथों, अगला साथों जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध उसे क्या कहा जाता है, तो नाप तोल यानी साथों क्या द्रव्यवाचक हो जाएगा। मनुष्य मतलब साथों संज्ञा को हम पढ़ेंगे। मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा, तो मनुष्य साथों पूरे जाति को बता रहे जातिवाचक साथों संज्ञा हो जाएगा। ठीक। 3 नंबर प्रश्न है साथों कृपाणता में कौन सा संज्ञा, तो ये साथों भाव को बता रहा है। भारतवर्ष शब्द में कौन सी संज्ञा, तो ये साथों किसी खास स्थान में स्थान देश को बता रहा है। कवि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा, तो ये साथों पूरे की जाति का पहचान यानी जातिवाचक हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न की झुंड शब्द में कौन सी, तो झुंड में साथों समूह बताया जा रहा है। मंडली शब्द में मंडली से भी साथों समूह का पता चल रहा है। ठीक है, मतलब इस चैप्टर अभी तक सातों संज्ञा ले 7 प्रश्न पूछे गए, 7 तो हमने कर लिया। ठीक है, अब देखिए सातों लिंग से कितना प्रश्न पूछा है। लिंग से भी बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा पहला नंबर ठाकुर शब्द में कौन सा स्त्री लिंग रूप होगा, मतलब ठाकुर के साथ स्त्रीलिंग का ठाकुराइन। ठीक है, ठाकुराइन ठाकुराइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा सही। 2 नंबर प्रश्न देश का देश सातु कैसा लिंग है, तो देश एक पुल्लिंग है। ठीक है, देश हमारा अच्छा, हमारा देश अच्छा है यानी पुल्लिंग है। हमारे देश अच्छी थोड़े कहते हैं, अच्छा है। 3 नंबर प्रश्न होगा साथियों कि मुसीबत में कौन सा लेंगे, मुसीबत उस पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ी, टूट पड़ा तो यानी साथियों टूट पड़ा यानी पुलिंग होगा। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न समाज शब्द में कौन सा लेंगे, तो समाज आज का समाज बहुत ही खराबी है। आज की समाज में बहुत सारी खराबियाँ है, तो खराबी यह है तो साथियों समाज में क्या खराबी है यानी पुलिंग होगा, खराबियाँ है। 5 नंबर प्रश्न है कि सुबह में कौन सा, सॉरी सुबह में कौन सा लेंगे, तो सुबह हो गई, सुबह हो गई या सुबह हो गया, सुबह हो गई हम कहते हैं। ठीक है साथियों, सुबह हो गई यानी स्त्रीलिंग हो जाए। 6 नंबर प्रश्न काजल शब्द में कौन सा लेंगे, तो काजल, काजल शब्द में कौन सा लेंगे साथियों, तो काजल में साथियों पुलिंग होगा। ठीक है, काजल पुलिंग होगा, कारी कारी किया गया काजल ना हो। आगे देखिएगा 7 नंबर प्रश्न है कि बाल शब्द में कौन सा लेंगे। ठीक है, बाल शब्द में साथियों बाल का क्या है, तो बाल एक साथियों क्या है पुल्लिंग है। ठीक है, बाल मतलब समझिए बालक। ठीक है, कुहासा में कौन सा लेंगे, आज बहुत कुहासा गिरा है। ठीक है, आज बहुत कुहासा गिरा है यानी पुल्लिंग होगा, गिरी है थोड़े कहते गिरा है। 9 नंबर प्रश्न है घी, घी शब्द में कौन सा, घी साथियों क्या है एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, घी क्या है, ठीक है घी क्या है साथियों, घी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है ये बताना है। देखिएगा हिंदी में आपको उभय लिंग कभी नहीं होगा, होगा तो स्त्रीलिंग ना तो होगा पुल्लिंग, क्योंकि हिंदी में दुइयो को लिंग भी होता है, एगो स्त्रीलिंग एगो पुल्लिंग। तो ऐसा तो घी क्या है, तो घी मिट्टी है। ठीक है, मीठा है तो मीठा होगा, खा हो जाएगा। नगर शब्द में है तो नगर साधु क्या है, तो नगर हम लोगों का नगर भी हम लोगों का पुल्लिंग होगा। आगे 10 सॉरी 11 नंबर प्रश्न की पाठक शब्द में कौन सा, ये पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो पाठक का क्या हो जाएगा, पाठिका, पाठिकी, पाठिका, पाठुकु, पाठुकु तो शब्द कभी सुनो, पाठा, पाठनिकिनी ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका देखिए राइट आंसर जो होगा पाठिका हो जाएगा। ठीक। 12 नंबर शिक्षा शब्द का इसका है, तो शिक्षा, शिक्षा साथियों क्या है स्त्रीलिंग है। ठीक है, शिक्षा क्या है साथियों स्त्रीलिंग है। आगे देखिए प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि बलवान शब्द में स्त्रीलिंग है, बलवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या बताएं, तो बलवती, बलवती, बलवती हो जाएगा। ठीक है, बलवती हो जाएगा इसका, बलवती, बलवानी सॉरी बलवानी पर मार दो बलवती होगा। तो 14 नंबर प्रश्न क्रोध शब्द में कौन सा लिंग है। ठीक है, क्रोध शब्द में कौन सा लिंग हो, तो क्रोध साथियों पुल्लिंग होगा। ये सभी साथियों याद करने वाला चीज़ है। ठीक है, चमक शब्द क्या है, तो चमक शब्द क्या है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो चमक भी एक पुल्लिंग है। यात्रा शब्द क्या है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, मैंने साथियों स्त्रीलिंग का बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा। ठीक, सबसे साथियों आसान तरीका है मतलब इस लिंग का पहचानने का, वाक्य बनाइए। ठीक है, वाक्य बनाइए,
सावा हो रहा है कि सावा हो रही है, तो कहिए हो रही है, यानी सातु स्त्रीलिंग हो जाएगा। लिंग शब्द भाषा का है, तो ये लिंग जो सातु किस भाषा का, तो सातु संस्कृत भाषा का ये शब्द है। ठीक। राख, राख शब्द क्या है, तो राख गीला है या गीली है, तो गीली है, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। मोती शब्द क्या है, तो मोती चमकता है या चमकती है। ठीक है, तो कहिए मोती चमकता है, यानी सातु पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए अगला चैप्टर रहता है सातु वचन। ठीक है, वचन से सातु अभी तक दो ही प्रश्न पूछा गया। हिंदी में वचन की कुल संख्या कितनी थी, हिंदी में सातु जो कि एक वचन बहुवचन। ठीक है, हिंदी में एक वचन बहुवचन, यही दो यानी ग हो जाएगा। रीति शब्द में बहुवचन का रूप क्या है, तो रीति के सातु का रीति क्या हो जाएगा, रीति ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। देखिएगा आगे, आगे सातु अब आता है कारक से प्रश्न पूछे जाते हुए। कारक से एग्जाम में 2-4 को प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न है, को किस कारक का विभक्ति है। ठीक है, को कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म कारक का होगा। ठीक है साथियों। 2 नंबर प्रश्न है कि कारक के कितने भेद है, तो कारक कहिएगा 8 हुए हैं। कर्ता ने कर्म को, करण से, अधिकरण में, पर संपादन के लिए, अपादान, अपादान में पर। ठीक है, अधिकरण में पर। ठीक है साथियों, 16 थोड़ा सा जुगा जा रहा है ना हो। 3 नंबर प्रश्न है कि तीर से बाघ को मार दिया गया किस कारण तक, तीर से कर्ता ने कर्म को, करण से यानी से करण कारक होगा। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न की बिजली सॉरी बिल्ली, बिल्ली छत से कूदती है, तो साथियों का अपादान कारक होगा, क्योंकि छत से कूदती है, जुदाई के अर्थ में, जुदाई। 5 नंबर प्रश्न की मोहन ने मिठाई खाई किस कारक है, मोहन ने कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, करण, तो मोहन ने, तो संतु कर्ता कारक होगा। ठीक है, मोहन खा रहे हैं, संतु ग संतु का हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा 5 का। ठीक है, आगे देखिएगा संतु, आगे क्या होगा। ठीक है, आगे देखिएगा 6 नंबर प्रश्न है कि वह कलम से लिखता है, तो कलम से यानी करण कारक हो जाएगा। ठीक है, कलम से करण कारक हो जाएगा। 1 नंबर अगला चैप्टर आता है संतु क्या, अगला जो चैप्टर आता है सर्वनाम, सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न संतु कौन आता है, कौन आता है, यानी प्रश्न किया जा रहा है, यानी प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो वह मेरा छोटा भाई सौरभ है। ठीक है साथी, वह मेरा छोटा भाई सौरभ, तो देखिए वह निश्चित बता रहे हैं, यानी निश्चित ही यानी निश्चितवाचक सर्वनाम होगा। ठीक। 3 नंबर प्रश्न है साथू कि मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही यानी निजवाचक हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि कुछ खा लो का सर्वनाम है, तो कुछ खा लो मतलब कुछ, अनिश्चित खा लो यानी अनिश्चित वाचक हो जाएगा। ठीक। 5 नंबर प्रश्न है साथू, 5 नंबर क्या प्रश्न है, ये सभी आंसर नहीं देखना है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, इसमें कौन तक प्रश्न किए यानी प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे आगे साथियों पहला नंबर प्रश्न विशेषण से कि स्वर्ण, स्वर्ण का विशेषण क्या होगा, तो स्वर्ण का विशेषण क्या होगा साथियों ये बताना है। तो देखिए स्वर्ण का जो विशेषण होगा तो स्वर्णिम हो जाएगा। ठीक है, विशेषण से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 नंबर प्रश्न है साथियों कि जगत का विशेषण क्या होता है, जगत का जगदीश हो जाएगा। ठीक है, जगत का जगदीश हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिएगा दिन का विषय दैनिक हो जाएगा। ठीक है, समाज का विषय सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक सामाजिक ना सामाजिक, ख मारिएगा सही। ठीक है, इसके आंसर 3-4 का ख बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक या सामाजिक, सामाजिक हो। ठीक है, कम मारिएगा। ठीक है, सही साथियों, सॉरी सॉरी, कम मारिएगा। 5 नंबर प्रश्न है साथियों कि विद्यालय का विशेषण होगा। ठीक है, यह प्रश्न साथियों गलत है। यहाँ पर साथियों संधि वाला प्रश्न पूछे, विद्यालय का संधि विषय विदा प्लस में आलय। ठीक है, इसका साथियों कौन हो जाएगा, आलय, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आत्मा का विशेषण आत्मजा हो जाएगा। ठीक है, आत्मजा हो जाएगा। भारत का विशेषण भारतीय हो जाएगा। ठीक है, भारतीय, भारतीय, इसका साथियों ख ऑप्शन का सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की स्मरण का भी विशेषण होगा, स्मरण के क्या होगा, स्मरण का क्या होगा, स्मरणीय, स्मरणीय। ठीक है, स्मरणीय। 9 नंबर प्रसंग का विशेषण, प्रसंग के विशेषण का होगा साथियों, प्रसंग का विशेषण होगा प्रासंगिक।
ठीक है। प्रासंगिक 10 नंबर प्रश्न है कि इतिहास का विशेषण क्या होगा, तो ऐतिहासिक। ऐतिहासिक 11 लोक का विशेषण का लौकिक। लौकिक हो जाएगा। ठीक। 12 नंबर प्रश्न कि आदर का विशेषण होगा आदरणीय। आदरणीय। 13 नंबर पे पुराण का होगा पौराणिक। पौराणिक हो जाएगा। ग्राम का विशेषण ग्रामीण हो जाएगा। ग्रामीण। आगे है 15 नंबर प्रश्न है कि यह नया यह नया साल है, इस वाक्य में नया क्या है, तो नया साल तो विशेषण है। 16 नंबर आलस्य शब्द में विशेषण होगा। आलस्य शब्द का आलसी हो जाएगा। सब धन है, कौन सा सब धन। सब धन तहरे नुबा। ठीक है। तो सब धन कौन सा विशेषण है साथियों, तो सब धन यानी साथियों परिणामवाचक हो जाएगा। परिणामवाचक। 18 नंबर प्रश्न है कि मामा शब्द में कौन सा विशेषण, तो मामा का ममेरा हो जाएगा। ठीक है। मामा का ममेरा हो जाएगा। आगे देखिएगा। आगे 19 नंबर प्रश्न की रहे कि जाति शब्द का विशेषण होगा, तो जातीय। ठीक है। जाति, ये जातीय हो जाएगा। 20 नंबर जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहा जाता है। ठीक है। उसे विशेषण कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न है सब लड़के में कौन सा, सब लड़के यानी सब लड़के साधु, तो गुणवाचक तो कब हो नहीं सकता है। ठीक है साधु। सर्वनामिक भी नहीं हो सकता है। ठीक है। सर्वनामिक भी नहीं हो सकता यानी साधु संख्यावाचक। 22 नंबर घर में शब्द का विशेषण, तो घर का विशेषण तो घरेलू हो जाएगा। ठीक है। घरेलू। 23 नंबर प्रश्न है कि यह पुराना माल है। ठीक है। इस वाक्य में पुराना शब्द में क्या है, पुराना शब्द क्या है, तो संदेह पुराना शब्द जो है विशेषण है। 24 नंबर प्रश्न पुष्प शब्द का विशेषण होगा पुष्प शब्द का पुष्पित। ठीक है। पुष्प पुष्पा ना होगा, पुष्पा नहीं होगा, पुष्पा भाव नहीं होगा बाबू हमारा। 24 का क्या हो जाएगा, ठीक है, पुष्पमाला। कैसा है, पुष्पत है, पुष्पत है, पुष्पमाला। ठीक। देखिएगा 25 नंबर प्रश्न के राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा, तो राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है। 26 में वह भाला आदमी है, इसमें भाला क्या क्या है, तो साथ भाला क्या है, तो उसका गुण है यानी गुणवाचक विशेषण ग हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है साथियों कि पर्वत शब्द का विशेषण तो पर्वतीय हो जाएगा। ठीक है। पर्वतीय हो जाएगा। पर्वतीय हो जाएगा। ठीक है। पर्वतीय यानी साथियों इसका गम मारिएगा सही। 28 नंबर प्रश्न की प्रथम शब्द का विशेषण प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है। प्राथमिक हो जाएगा। 29 नंबर निज शब्द का विशेषण हो जाएगा तो निजी हो जाएगा। ठीक है। निजी। ठीक है। अभी तक साथियों 29 गो साथियों प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है। यानी साथियों विशेषण क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 24 में कौन प्रश्न पूछा है, तो चलिए गिनवाते हैं। 24 में ये 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। ठीक है। 4 गो। ठीक। 4 गो। 4 गो मतलब 4 गो पूछा है विशेषण में। कहाँ है 24 में, यानी साथियों 2025 में 4 गो पूछेगा तो मजे आ जाएगा ना हो। ठीक है। क्योंकि आसान आसान पूछता है ना। पहला नहीं, क्रिया कितने भेजे थे, क्रिया के 2 गो, सकर्मक और कर्मक। वह कहाँ जाता है, कौन सा पदबंध है। ठीक है साथियों। तो ये साला पदबंध वाला प्रश्न आ गया, तो वह कहाँ जाता है। ठीक है। तो वह कहाँ जाता है साथियों, तो यह साथियों एक क्रिया पदबंध है। ठीक है। एक क्रिया पदबंध है। 3 नंबर प्रश्न है कि वह लजा रही है, किस क्रिया का उदाहरण। ठीक है। वह लजा रही है साथियों, वह क्या कर रही है, तो लजा रही है यानी साथियों प्रश्न का उत्तर में सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है। सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है। वह लजा रही है, नहीं नहीं, सकर्मक नहीं हो सकता। ठीक है। ये संतो इसका ऑप्शन नंबर डी दे रहा है सही। इसमें थोड़ा मुझे डाउट है। ठीक। देखिएगा 4 नंबर गुलाब का पौधा प्रतिदिन फूलता फूलता फलता है जा रहा है, कौन सा पदबंध है। ठीक है। पदबंध कौन सा पदबंध है साथियों आपको बताना है। तो देखिए फूलता फलता जा रहा है यानी साथियों उसमें क्या हो रहा है, वो साथियों कैसा हो रहा है, तो फूलता फलता जा रहा है, मतलब विशेषण बता रहा है, मैंने विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक। वह जाएगा किस काल का उदाहरण, तो साधु फ्यूचर में यानी साधु भविष्यत काल का उदाहरण होगा। 6 नंबर यानी मैं आम खाया है, मैंने आम खाया, किस काल का उदाहरण। ठीक है। मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है मतलब साधु क्या है, साधु खाया मतलब बीत गया यानी भूतकाल हो जाएगा। गीता गाय होगी मतलब गीता गाय होगी तो साधु क्या होगा, ये साधु गीता गाय होगी यानी साधु क्या होगा, गाय होगी मतलब कहीं पीछे की बात की जा रही है, निशा तो भूतकाल हो जाएगा। ठीक है।
भूतकाल हो जाएगा। चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, यह किस वाक्य का उदाहरण है? ठीक है, चंदन ने उसका, तो देखिए साथी प्रेरणात्मक है, पूर्वकालीन है, नाम बोधक क्रिया है, प्रेरणात्मक है, पुनरुक्त क्रिया है। ठीक है, ये किस प्रकार की क्रिया है साथियों? तो देखिए नाम बोधक, क्योंकि इसमें नाम के बारे में बताया गया है। 9 नंबर प्रश्न है कि मैं घड़ा भरता हूँ, मैं कौन क्रिया है? तो क्या भरता हूँ, तो साथियों घड़ा, यानी ये सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से अभी तक क्रिया और काल से मिलाकर तक पूछेगा। तो अब देखिए आता है हम लोगों का सबसे संधि। ठीक है, देखिएगा संधि में जो पहला नंबर का प्रश्न है उसे पढ़ते हैं कि वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा। वार्तालाप का वार्ता प्लस में आलाप। ठीक है, वार्ता प्लस में आलाप। नायक का संधि विच्छेद का होगा, तो ने प्लस में अक, ने प्लस में अक क्या हो जाएगा? नायक। डबल टिक होता है। ठीक है, डबल टिक यानी संधि इसका, सॉरी ने, नए प्लस में अक होगा, नए प्लस में अक। अनुवेशन का संधि विच्छेद, तो अनु प्लस में वेषण, अनुवेशन। ठीक है, अनु प्लस में वेषण, अनुवेशन हो जाएगा, यानी संधि ग हो जाएगा। 4 नंबर उद्गम का संधि उत प्लस में गम, उद्गम, उत प्लस में गम, उद्गम हो जाएगा। ठीक, उत प्लस में गम, उद्गम हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न के निश्चय शब्द में कौन सा सूत्र? नि प्लस में चल, निश्चल हो जाएगा। नयन शब्द में क्या होगा? तो ने प्लस में नयन हो जाएगा। ठीक, 7 नंबर पर जगन्नाथ का संधि, तो जगत प्लस में नाथ, जगन्नाथ हो जाएगा। जगदीश शब्द का, तो जगत प्लस में इस, जगदीश। ठीक है, तो जगत पूरा हलंत लगेगा, इसमें द तो होगा नहीं, इसमें भी हलंत लगेगा, निशा तो क हो जाएगा सही। 9 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, सदैव का संधि विच्छेद का होगा? तो सादा प्लस में एव सदैव होगा, साध प्लस में एव नहीं, ये नहीं हो सकता। 10 नंबर सुक्ति का संधि विच्छेद, तो सु प्लस में उक्ति, सुक्ति। ठीक है, सु प्लस में उक्ति, ऑप्शन नंबर ख हमारी, क्योंकि साथ ये वाला मिलकर दीर्घ बनाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि हिमालय का संधि विच्छेद, तो हिम प्लस में आलय, हिमालय, हिम प्लस में आलय। वर्ण के आधार पर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार, स्वर, विसर्ग और व्यंजन। 13 नंबर प्रश्न की संवत सन का संधि, सम प्लस में वत, संवत। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न यशोदा का संधि, तो यश प्लस में दा, यशोदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा सही। आगे है कि संसार का संधि विच्छेद बताना है। संसार के, तो सम प्लस में सार, संसार। पावन का, तो पो प्लस में अन। ठीक है, पो प्लस में अन, पावन हो जाएगा, सॉरी पवन हो जाएगा। आगे देखिएगा 17 नंबर प्रश्न के उद्योग का संधि, तो उत प्लस में योग, उद्योग। ठीक है, उद्योग हो जाएगा। पृथ्वी वत्स का संधि, तो क्या हो जाएगा साधु? पृथ्वी वत्स, पृथ्वी प्लस में 18 का ऑप्शन नंबर ग क्या हो जाएगा साधु? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 19 नंबर प्रश्न है कि दिगंबर का संधि विच्छेद कहता है, दिक प्लस में अंबर, दिगंबर हो जाएगा। 20 नंबर निर्मल शब्दों का संधि विच्छेद का, निर्मल में क्या हो जाएगा? निर्मल, नीर प्लस में मल, निर्मल, नीर प्लस में मल, निर्मल हो जाएगा। ऐसा तो 20 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा नी प्लस में मल, ऑप्शन नंबर ख इसका दे रहा है। ठीक है सर, तो 21 नंबर प्रश्न उत्तरा उत्तराती शब्द में कौन सा विशेषण, सॉरी कौन संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, उत्तराती शब्द का संधि विच्छेद का होगा। ठीक, तो देखिएगा उत्तराती का हो जाएगा उत प्लस में नति, उत प्लस में नति हो जाएगा। यहाँ पर सब तो उन्नति होना चाहिए, यहाँ पर उन्नति। ठीक है, 22 नंबर दुशासन का संधि विच्छेद, तो दुस प्लस में दु प्लस में शासन। ठीक है, 2 प्लस में 22 का ऑप्शन नंबर ये जो होगा सही लग रहा है। ठीक है साथ, यही होगा भी करेगा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न की अन्वेषण का होगा, तो अनु प्लस में वेषण, अनुवेषण हो जाएगा। 4 नंबर देवेश का शब्द का संधि विच्छेद होगा, देव प्लस में इस, देवेश, देव प्लस में इस, देवेश हो जाएगा। आगे देखिएगा 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है।
विसर्ग संधि का उदाहरण तो अहम, अहंकार, जगदीश, जगदीश जगत प्लस में इसी ये नहीं होगा। पंचम नहीं होगा, पंच प्लस में चम, ये भी अहम प्लस में कार्य भी नहीं होगा। दुस, दु प्लस में कार, दु प्लस में कर, दुष्कर्म। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जगत नान, जगत आनंद में कौन सा, तो जगतानंद। ठीक है, जगतानंद ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 27 निम्न में से कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण। ठीक है, यण संधि का जो साथी उदाहरण है वह यद्यपि हो जाएगा। ठीक है, यद्यपि वर्ण संधि का उदाहरण, ये विद्यार्थी विदा प्लस में तो ये तो साथ दीर्घ संधि का हो जाएगा। ठीक है, चे प्लस में अन्य साथ आदि संधि का हो जाएगा। देव प्लस में ऋषि देवर्षि, ऐसा तो यह कौन सा हो, देव प्लस में ऋषि देवर्षि, ये गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये संधि यण संधि का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न की सज्जन के शब्द का विशेषण होगा, तो समजन का हो जाएगा। सत प्लस में जन, सज्जन। रमेश शब्द का संधि विच्छेद का होगा, तो रमेश का रमा प्लस में ईसा, रमेश। ठीक है, ग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का समाप्त होता है। अब आता है साथियों समास। समास से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, पहला देखिए, राजकुमार में कौन सा समास है, तो राजकुमार है राजा का पुत्र, राजा का कुमार, यानी राजकुमार तत्पुरुष होगा। दाल रोटी में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। ठीक है, दाल रोटी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। 3 नंबर प्रश्न है साथियों, घनश्याम, घनश्याम में कौन सा समास है, तो घनश्याम में जो साथियों वो घनश्याम मतलब ये कर्मधारय समास होगा। चौराहा में कौन सा है, तो साथियों द्विगु हो जाएगा, चौराहा में द्विगु हो जाएगा। पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में साथियों बहुब्रीहि हो जाएगा। आजकल में कौन सा समास, आज और कल, आज और आजकल, आजकल जो साथियों आज और कल यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है साथियों हाथ पैर में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास इसमें भी हो जाएगा। काम चोर यानी काम से चोर, यानी काम को से चोरने यानी तत्पुरुष हो जाएगा। आगे है लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा, लंबोदर में साथियों बहुव्रीहि हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु हो जाएगा, पंचवटी में द्विगु हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, आपको समझ में आ रहा है कैसे बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि साथियों अब तो एग्जाम टाइम आ गया। नवरत्न में कौन सा समास होगा, यानी द्विगु समास हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक, अव्ययी भाव हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि धनहीन में कौन सा समास है, धन से हीन यानी साधु तत्पुरुष हो जाएगा। रामानुज में शब्द में कौन सा समास है, रामानुज यानी राम का अनुज यानी साधु क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। आनंदमय, आनंद में मय यानी तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक, चंद्रमौली, चंद्रमौली में कौन सा समास है, चंद्रमौली में साथियों कौन सा समास होगा, तो ये साथियों बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक, चंद्रमौली में रसोई घर में, रसोई का घर यानी रसोई के लिए घर यानी तत्पुरुष हो जाएगा। 18 नंबर चंद्रशेखर में कौन सा, तो चतुर्भुज सॉरी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वन मानुष, वन का मानुष यानी वन मानुष यानी तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, वन मानुष। त्रिफलक में कौन सा हो जाए संतु, त्रि यानी द्विगु हो जाएगा। धीरे धीरे में कौन सा संतु, अव्ययी भाव हो जाएगा, धीरे धीरे में अव्ययी भाव हो जाएगा। तो चतुर्भुज में कौन सा समास हो जाएगा, चतुर्भुज में हो जाएगा चतुर्भुज यानी संतु क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। जी जान में कौन सा समास होगा, जी और जान। ठीक है, जी और जान में संतु कौन सा समास हो जाएगा, तो जी जान में द्वंद्व समास होगा, क्योंकि जी और जान। ठीक है, कमल नयन में कौन सा समास हो जाए, तो कमल नयन में कर्मधारय समास हो जाए। ठीक है, कमल नयन में कर्मधारय समास हो जाएगा। आजीवन में कौन सा समास है, आजीवन में सातु अव्ययी भाव समास होगा। वह वीणा पाणी में कौन सा समास होगा, अव्ययी सॉरी वीणा पाणी में बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, क्योंकि वीणा पाणी में माता सरस्वती। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न देखिएगा। 27 नंबर प्रश्न की हरिशंकर में कौन सा, तो हरि और शंकर यानी द्वंद्व हो जाएगा। चरण कमल यानी चरण जो है कमल जैसे यानी कर्मधारय हो जाएगा। रस भरा समास है, तो रस से भरा हुआ, रस से यानी कर्ता ने कर्म को करण से यानी करण तत्पुरुष हो जाएगा। आगे 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास उदाहरण, द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है, द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है, द्विगु समास का पंच पात्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा सही। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। रुक जाइएगा थोड़ा सा, 2 मिनट केवल रुकिएगा।
चलिएगा देखिएगा आप। ठीक है, देखिएगा आप ध्यान से। अब अगला जो शांतु आता है शब्द। शब्द से भी प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। पहला देखिए शांतु तोमस तोम तोमसम शब्द। तोमसम शब्द है तो यह शांतु तद्भव तत्सम तद्भव। तो देखिए तत्सम किसे कहा जाता है, तो संस्कृत के जो शब्द है तत्सम कहलाएंगे। तद्भव जो क्या कहलाएंगे, हिंदी के शब्द को तद्भव। देशज अपने देश के शब्द को देशज कहेंगे। विदेशज यानी दूसरे देश के शब्द को विदेशज कहेंगे। ठीक, यानी शांति देखिए तमसम क्या है, तो ये शांति एक संस्कृत का शब्द यानी शांति तत्सम हो जाएगा। बनावट के अनुसार, बनावट के अनुसार शब्द कितने प्रकार के, देखिए बनावट के अनुसार शब्द जो होते हैं साधु 3 प्रकार के होते हैं। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। निम्न में से शुद्ध कौन है, तो शुद्ध शब्द कौन है, तो देखिए प्रांत ऐसे लिखाता है नहीं है साधु। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा ऐसे लिखाता है। ठीक है, परीक्षा ऐसे लिखा जाता है यानी कि साधु ग इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चार पगड़ी में शब्द क्या है, तो पगड़ी साधु अपने देश का शब्द है। ठीक है, पगड़ी क्या है साधु, तो अपने देश का शब्द यानी देशज हो जाएगा। आगे है, आगे है 5 नंबर प्रश्न साथियों। 5 नंबर निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द। तो देखिए तत्व ऐसे नहीं लिखाता है, तत्व लिखाता है तत्व। ठीक है, सॉरी, तत्व, तत्व ऐसे लिखाता है। ठीक है, ये तत्व ऐसे लिखाता है पत्नी, प त नहीं पत्नी, पत्नी। ठीक है, पत्नी, पत्नी कैसे लिखाता है जी। ठीक है, 5 का शुद्ध कौन है, शुद्ध का हो जाए साधु तत्व हो जाए। ठीक है साधु, सॉरी तत्व ही इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा। मयूर, मयूर क्या है, तो मयूर साधु संस्कृत का मयूर को साधु मोर कहा जाता है यानी तत्सम हो जाएगा। ठीक, 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। कंधा शब्द है, तो कंधा शब्द क्या है, तो कंधा जो शब्द है साधु वो किस प्रकार शब्द है, तो ये देशज शब्द है। निम्न में कौन सा शुद्ध है। ठीक है, तो साधु शुद्ध कौन है। ठीक है, तो देखिए नवाब, नवाब साधु इसमें शुद्ध होगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, सॉरी अगला 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द कौन है। ठीक है, अशुद्ध बताना है। ठीक है, अशुद्ध बताना है नु, अशुद्ध बताना है। तो देखिए इसमें पूर्व जो है क्या है ऐसा, तो एक अशुद्ध शब्द हो जाएगा है। किस, किसकी भाषा में मूल शब्द को कहा जाता है, तो तत्सम कहा जाता है। ठीक है, तत्सम कहा जाता है। 10 का क हो जाएगा। अगला 11 नंबर प्रश्न आता है ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मेल से बने होते हैं और जिनका खंड जो होता है सार्थक होता है, उसे क्या कहते हैं चाहते हैं, उसे साथियों योगी कहा जाता है। ठीक है, उसे योगी कहा जाता है। इसका गम मारिएगा सही। आगे है साधु, आगे क्या है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या था, गिरा हुआ के लिए साधु, ये गिरा हुआ के लिए एक शब्द जो हो जाएगा पतित हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो देखिए वीणा जो क्या है साधु अशुद्ध, क्योंकि वीणा साधु अड़ा रहता है। ठीक है, आगे देखिएगा 14 नंबर प्रश्न है कि 100 शब्द तत्सम होगा, तो 100 का साधु तत्सम क्या होगा, तो सत हो जाएगा। ठीक है, सत हो जाएगा। 15 निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी, विदेशी शब्द कौन सा है, तो कैंची क्या एक विदेशी शब्द है। ठीक, 16 नंबर प्रश्न की कि जलज में किस शब्द का उदाहरण था, जलज जो संतु किस शब्द का उदाहरण था। देखिए जलज जो है संतु, ये संतु पहले के जलज मतलब क्या होता है, पंकज, पंकज बोले तो यानी जलज बोले तो पंकज, पंकज बोले तो कमल का फूल। ठीक है, पंकज बोले तो कमल यानी योग ऋण हो जाएगा। 17 निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। ठीक है, शुद्ध शब्द कौन सा था, देखिए प्राण कहिएगा, कबो नहीं हो सकता है। ठीक है, प्राण कहिएगा, पिचास, पिचास, मधु, मधुर, परीक्षण, परीक्षण सही लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा सही इसका। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला जो साथ उपसर्ग आता है, उपसर्ग से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखते हैं। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो अ उपसर्ग है। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो सु उपसर्ग है। अतिरिक्त में कौन सा, तो अति उपसर्ग है। विकास में कौन सा उपसर्ग है, यानी वी उपसर्ग होगा। ठीक है, हम जल्दी जल्दी करें साथियों। ठीक, प्रलोक में कौन सा उपसर्ग है, तो पर उपसर्ग होगा। अधपका में कौन सा उपसर्ग है, तो अधपका में अध उपसर्ग। सपरिवार में कौन सा उपसर्ग होता है, सपरिवार में साथियों स उपसर्ग होगा। विनय में कौन सा होता है, बी प्लस में नय, विनय हो जाएगा। आगे देखिएगा 9 नंबर प्रश्न है कि संन्यास शब्द में, तो संन्यास की क्या हो जाएगा, संन्यास में क्या हो जाएगा साधु, तो स प्लस में न्यास, संन्यास यानी साधु क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। आलस्य में साधु क्या हो जाएगा उपसर्ग, आ प्लस में लास
नहीं आलस्य ठीक हो जाएगा। अज्ञान में कौन जाएगा अवसर। परलोक में क्या हो जाएगा पर हो जाएगा, ठीक है, परलोक में पर हो जाएगा। उपवास में कौन सा उसमें तो उप हो जाएगा, और अधिकार में कौन हो जाएगा तो अधिक हो जाएगा। अवसर्ग से कौन सा शब्द बना है यानी साथियों अवज्ञा बना हुआ है, ठीक है, अवज्ञा बना देखिएगा, ठीक है, अवज्ञा बना हुआ है। 16 नंबर प्रश्न है कि सुवास में कौन सा तो शुभ सर्ग है, ठीक है। देखिए यहाँ से साथियों 24 में केवल 3 प्रश्न पूछेगा उपसर्ग से, मतलब देखिए 3 को मिल जाएगा ऐसे फ्री में नंबर ले लीजिएगा यहाँ से। अब देखिए प्रत्यय से साथियों प्रश्न कौन कौन पूछा जाता है। प्रत्यय क्या देखना है साथियों पीछे, ठीक है, पीछे कौन कौन लगा है कि लुटेरा में कौन सा था लुटेरा एरा पड़ता है, ठीक है, लुटेरा में एरा पड़ते हैं, ठीक है। आनंदित में कौन सा था आनंदित, यहाँ देखिए तो ईत पड़ता है, ठीक है, ईत पड़ता है, ख हो जाएगा, ख हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है साधु चतुराई, चतुराई में कौन सा पड़ता है तो आई पड़ता है, ठीक है, तो आई पड़ता है। रक्षक, रक्षक में कौन सा रक्ष प्लस में रक्षक, रक्षक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ग मारिएगा सही 4 का, ठीक है। अगला है नकलची में कौन सा था नकल प्लस में ची, नकलची, नकल प्लस में ची, ऑप्शन नंबर ग मारिएगा। अंकुरित में कौन सा है तो ईत हो जाएगा, ठीक है, ईत हो जाएगा, ग मारिएगा सही। आगे 7 नंबर प्रश्न की महिमा में कौन सा पढ़ते हैं तो ईमा पढ़ते हैं, ठीक है, ईमा पढ़ते हैं। वंदना में शब्द में कौन सा पढ़ता है वंद प्लस में ना वंदना, ठीक है, वंद प्लस में ना वंदना आना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग हो जाए, ठीक है, वंद प्लस में ना वंदना, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं तो देखिए जो प्रत्यय होते हैं 3 प्रकार, सॉरी 2 प्रकार के, वो तद्धित प्रत्यय वो कृत प्रत्यय, ठीक है। क्रिया के अंत में लगने वाले कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगता है, ठीक है। 10 नंबर धनवान शब्द में कौन सा प्रत्यय, धनवान में साथियों वान प्रत्यय, ठीक है, धन धन प्लस में वान धनवान हो जाएगा। अड़ियल शब्द में कौन सा प्रत्यय अड़ियल, अड़ी प्लस में अल अड़ियल, ठीक है, यल प्रत्यय हो जाए अड़ियल, अड़ियल देखिए अड़ियल में कौन सा प्रत्यय अल प्रत्यय ल पर सॉरी ल प्रत्यय इसमें होगा, ठीक है, ल होगा। फलित में फल प्लस में ईत फलित में हो जाएगा, ठीक है, फल प्लस में ईत। जुर्माना में तो जुर्म प्लस में आना है, ठीक है, जुर्माना हो जाएगा। पंकित में पंकित शब्द का तो पंक प्लस में इल पंकित हो जाएगा, पंक प्लस में पंकी प्लस में ल पंकिल हो जाएगा। 14 का रुक जाइए, 14 का हो जाएगा ल, ठीक है, पंक्ति प्लस में ल। लघुत्व में कौन सा प्रत्यय तो लघु प्लस में तो लघुत्व है, ठीक है, लघुत्व प्लस में तो लघुत्व हो जाएगा। आगे संतु आगे क्या है आगे ये प्रश्न वीरता में कौन सा प्रत्यय है तो वीरता में ता प्रत्यय रहेगा। रक्तिमा में कौन था रक्त, रक्त प्लस में ईमा रक्तिमा हो जाएगा। देखिए 24 में भी 3 गो प्रश्न पूछा गया, 3 गो एजल है, 3 गो प्रत्यय है, 3 गो सर 6 नंबर पक्का, ठीक है। आगे देखिएगा प्रश्न 64 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है। 64 नंबर क्या आ जाता है साथियों पर्यायवाची शब्द, ठीक है, पर्यायवाची शब्द भी आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक। पय शब्द पय का पर्यायवाची क्या होता है, पय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है, पय का जो पर्यायवाची शब्द याद रखिएगा पय का मतलब दूध होता है। अरण्य शब्द का समान अर्थ मतलब पर्यायवाची क्या हो जाएगा अरण्य का विपिन हो जाएगा। देवता शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाता है देव हो जाएगा, ठीक है, देव हो जाएगा। पृथ्वी का साथियों पर्यायवाची क्या होता है पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि हो जाएगा। इनमें नदी का पर्यायवाची बताइए, नदी का साथियों पर्यायवाची क्या हो जाएगा अनिल हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाता है अमृत का पर्यायवाची अमित अमीय हो जाएगा, अमीय, ठीक है, अमीय हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, कपड़ा शब्द का साथियों वसन हो जाएगा, ठीक है, कपड़ा का वसन हो जाएगा। अग्नि शब्द का परिचय क्या होगा तो अग्नि का जो क्या हो जाएगा साथियों अग्नि का पावक हो जाएगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा तो गंगा शब्द का यमुना तो कब हो नहीं सकता, ठीक है, गंगा के तो यमुना हो नहीं तो सुर नदी हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न की शब्द का पर्यायवाची होगा तो शब्द का साथ नाद होता है, निनाद हो जाए, ध्वनि सब होता है, ठीक है। ये आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची का चिरंजीवी होगा। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होता है झंझट शब्द का जो पर्यायवाची होगा साथ बवाल हो जाए, ठीक है, झंझट का क्या हो जाएगा बवाल। 13 नंबर प्रश्न की डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा था डरावना का पर्यायवाची जो क्या होगा साथ भयानक हो जाएगा, ठीक है। अश्व शब्द का
पर्यायवाची क्या होता है, अश्व का अनल हो जाएगा। ठीक है, अश्व का क्या हो जाएगा, अनल हो जाएगा। सॉरी, अनल नहीं होगा, तुरंग हो जाएगा। ठीक है, तुरंग। तो पत्नी शब्द का पर्यायवाची आपको बताएं तो अर्धांगिनी हो जाएगा। ठीक है, अर्धांगिनी हो जाएगा पत्नी का पर्यायवाची। दुख शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, दुख का जो साधु क्या हो जाएगा, दुख का पर्यायवाची पीड़ा हो जाएगा। मेघ शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाता है, मेघ का पर्यायवाची आप जानते हो कि फड़ी हो जाएगा। अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो अनल जो शब्द होता है संतो उसका मतलब होता है आग। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न की सर्प शब्द का पर्यायवाची, सर्प बोले तो सांप, सांप को संतो एक और नाम से जाना जाता है जो क्या कहते हैं, उरग। ठीक है, ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, ब्रह्मा शब्द का संतो चतुरानन हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है साधु चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द का होता है, चंद्र शब्द का होगा साधु चंद्र का हिमांशु हो जाएगा। ठीक है, चंद्र का, यानी देखिए इस 24 में भी साधु 3 को प्रश्न इजाले पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए साधु अगला जो साधु विपरातक शब्द आता है, मतलब उल्टा बताने, अर्थ, अर्थ, अर्थ का साधु पर्यायवाची का होगा, अर्थ का जो पर्यायवाची शब्द आपको बताना होगा। अर्थ का साधु पर्यायवाची शब्द से साधु बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अर्थ का जो साधु पर्यायवाची हो जाएगा, इति हो जाएगा। अनुराग का क्या हो जाएगा, तो कहिएगा अनुराग का, अनुराग का हो जाएगा साधु विराग। ठीक है, विराग। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द होगा कृष्ण, कृष्ण का विपरातक शब्द आपको पता नहीं, कृष्ण का क्या हो जाएगा साधु शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि अस्त्रावर का पर्यायवाची शब्द, अस्तावर का पर्यायवाची शब्द का होगा, अस्त्रावर का जंगम हो जाए। नर का विपरातक शब्द का तो नर के नारी हो जाएगा। स्तुति के क्या हो जाएगा तो निंदा हो जाएगा। आगे देखिएगा संध्या के क्या हो जाएगा, संध्या का प्रातः हो जाएगा। तलवार का मयान हो जाएगा। ठीक है, तलवार का मयान भी होता है। और साथियों सहायक भी होता है। ठीक, खारा का क्या हो जाएगा, खारा का विलोम, खारा का खोटा हो जाएगा। उदंड का क्या हो जाएगा, उदंड का विलोम क्या हो जाएगा, उदंड का विलोम हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, विनम्र। सकार का शब्द का विलोम बताना है, विलोम है तो सकार का विलोम का, सकार के निराकार हो जाए। निंदा के क्या हो जाएगा, स्तुति हो जाएगा। धरती का क्या हो जाएगा, धरती के आकाश हो जाएगा। ठीक है, वैध का क्या हो जाएगा, तो वैध के अवैध हो जाएगा। ठीक है, अगला है संतु ज्ञात के क्या हो जाएगा, विलोम अज्ञात हो जाएगा। ठीक है, सज्जन के क्या हो जाएगा, सज्जन के दुर्जन। ठीक है, सज्जन के क्या हो जाएगा संतु, सज्जन के हो जाएगा दुर्जन हो जाएगा। सरस शब्द का विलोम क्या होगा, सरस शब्द का विलोम क्या होगा, तो सरस के नीरस हो जाएगा। सॉरी, सरस के क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, आगामी का विलोम क्या होगा संतु बताना है। आगामी के क्या हो जाएगा, तो आगामी क्या हो जाएगा, आगामी का दुर्गामी दिया है, विगत दिया है। आगामी के साथ विगत हो जाएगा। अग्रज का विलोम क्या होगा, तो अग्रज के अनुज हो जाएगा। ठीक है, अग्रज मतलब बड़ा वाला भाई और अनुज मतलब छोटा भाई। कवि क्या शब्द का कवियत्री हो जाएगा, कवि, कवियत्री है। और देखिए ऑप्शन नंबर का हमारे 20 का ख ऑप्शन साथियों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 21 नंबर प्रश्न होगा, जड़ शब्द का विलोम है, तो जड़ का साथियों, जड़ का साथियों क्या हो जाएगा, जड़ का जो हम लोग चेतन हो जाएगा। पुरस्कार का क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा। दूषित का क्या हो जाएगा, दूषित का स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, दूषित का स्वच्छ हो जाएगा। आगे है शेष का क्या हो जाएगा, शेष का अशेष, शेष का क्या हो जाएगा साधु, शेष का अशेष हो जाएगा। ठीक है, ईमानदार का विलोम क्या होगा, तो ईमानदार के बेईमान हो। आवरण, आवरण का शब्द का, आवरण के क्या हो जाएगा साधु, आवरण का अनावरण। ठीक है, अनावरण हो जाएगा। आगे है 27 नंबर प्रश्न कि ऊंच शब्द का विलोम है, तो ऊंच के क्या हो जाएगा, नीच हो जाएगा। कठोर का विलोम क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। अंतर रंग के क्या हो जाएगा, अंतर बहिरंग हो जाएगा। ठीक है, सौभाग्य के क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य हो जाएगा। ठीक है, सौभाग्य के दुर्भाग्य हो जाएगा। आगे देखिएगा 31 नंबर प्रश्न है कि शयन शब्द का विलोम होगा, शयन का विलोम क्या होगा, तो शयन का हो जाएगा साथियों जागरण हो जाएगा। सहयोगी की क्या हो जाएगा, प्रतियोगी हो जाएगा।
कनिष्ठ का क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। कनिष्ठ का क्या हो जाएगा साथियों, ज्येष्ठ। चौड़ा, कनिष्ठ का क्या होता है, कनिष्ठ का साथियों चौड़ा हो जाएगा, ठीक है साथियों, चौड़ा। स्वदेश का क्या हो जाएगा, प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। स्वदेश का क्या, विदेश हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, स्वदेश का क्या हो जाएगा साथियों, 34 के पुंखा। आगे देखिएगा, उन्नति शब्द का प्रयोग अवनति हो जाएगा। अधिकतम शब्द का क्या, न्यूनतम हो जाएगा। आगे क्या प्रश्न है, 37 नंबर प्रश्न है साथियों कि अगम शब्द का विलोम क्या है। अगम का क्या हो जाए, अगम, अगम के सुगम हो जाए, ठीक है। अगम का 37 का हम लोगों का दे रहा है ग, ठीक है। एकेश्वरवाद के हो जाएगा, तो बहुईश्वरवाद, ठीक है। उग्र शब्द का विलोम का, उग्र का जब क्या हो जाए साथियों, उग्र शब्द का विलोम जो होगा सौम्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से विप्रातक शब्द ही हम लोग क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिएगा आगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आता है। पहला प्रश्न है साथियों कि जिस जिस जिनके गुरु से दीक्षित ली हो का दीक्षित कहलाता है। आग, आशा से अधिक वाला का क्या कहलाता है, आशा से अधिक वाला क्या कहलाता है साथियों, आशातीत कहलाता है, ठीक है। जो मन को हर ले क्या कहलाता है, मनोहर, ठीक है। मनोहर, जो मन को हर ले साथियों क्या कहलाता है, मनोहर कहलाता है, ठीक है। तीव्र बुद्धि वाले को क्या कहलाता है, तीव्र बुद्धि कुशाग्र कहलाता है। जो खाने योग्य खाद्य कहलाता है। शिव के उपासकों का सेव कहा जाता है, ठीक है। देखिएगा 7 नंबर प्रश्न की गोद में सोने वालों को क्या कहलाता है, तो गोद में अंशकाई कहलाता है। 7 का ग ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थियों को क्या कहा जाता है, ठीक है। गुरु के संपर्क रहने अंतरपाशी का, जिसका खंडन न किया अखंडनीय होता है, अखंडनीय होता है। 10 नंबर प्रश्न है साथियों, जिसका जन्म पहले हुआ हो वह क्या कहलाता है, अग्रज कहलाता है। जिसके बिना काम न चले उसे क्या कहलाता है, तो जिसके बिना काम में ना हो पाते अपरिहार्य होता है, ठीक है साथियों। अगला है 12 नंबर प्रश्न कि जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहलाता है, जिसका पवित्र पति क्या है, जीवित हो साथियों, तो वह क्या कहलाएगा, जिसका पति जीवित है, ठीक है। जिसका पति जीवित, विधवा तो कभी होगा, जिसका पति भी नहीं है वह कहलाता है सधवा हो जाए, ठीक है। इसके सधवा, जिसके, सॉरी 13 नंबर, जिसके समान द्वितीय न हो, मतलब जिसके समान कोई भी ना हो, मतलब अद्वितीय होता है, ठीक है। अद्वितीय होता है। जो जो स्त्री अभिनय करती है तो अभिनेत्री कहलाती है। जिसके 4 पद हो क्या कहलाता है, चतुष्पद कहलाता है, ठीक है। आगे साथियों, जिसे भय ना हो तो निर्भय कहलाता है। जो बार बार जन्म लेता है उसे, जो साथियों 2 बार जन्म लेता है द्विज कहलाता है, ठीक है। द्विज कहलाता है। अब देखिएगा आगे, तो आगे साथियों वाक्य से प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न है साथियों की रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है, ठीक है। शुद्ध, यह कहना आपके लिए गलती है, ठीक है, ये साथियों शुद्ध वाक्य होगा। आगे देखिएगा 3 नंबर प्रश्न की हमारे जवानों को देखकर दुश्मनों का भाग जाए, कौन सा, हमारे जवान को देखकर दुश्मन भाग गए, यह साथियों कौन सा साथियों क्या वाक्य है, तो ये एक प्रकार का सरल वाक्य है। निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है, ठीक है साथियों, शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो देखिएगा कृपया आप यही बताने का अनुग्रह करें, तो ये तो संतो ऐसे ही गलत। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा है, ठीक है, ये नहीं घूम रहा था, ठीक है। एक 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 करके सभी मर गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग मारिएगा सही इसका। आगे 5 नंबर प्रश्न है कि जो तेज विद्यार्थी रहते उन्हें सभी चाहते, किस वाक्य का देते, देखिए सरल वाक्य तो कबो नहीं होगा, ठीक है। सरल वाक्य तो नहीं होगा, ये सब तो मिश्रित वाक्य होगा। दरिद्रों ने केवल मासूमों को दरि, दरिद्रों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी, यह किस वाक्य का उदाहरण है। देखिए संतो संयुक्त वाक्य तो कभी होगा नहीं, सॉरी मिश्र वाक्य, सॉरी सरल वाक्य ये कभी नहीं होगा, ठीक है। मिश्र वाक्य भी नहीं होगा, संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, ठीक है। शुद्ध वाक्य कौन सा है साथियों, तो पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था, ठीक है। ठीक है, ये तो साथियों शुद्ध वाक्य यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है।
यहाँ पर भी है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, घूम रहा था यहाँ पर संतु मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर इसका ख होगा, ठीक है संतु ख हो जाएगा, ठीक है सब मारिए ख। आगे 8 नंबर प्रश्न है कि वह अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है, किस वाक्य का कि सॉरी कौन सा पदबंध है, ठीक है कौन सा पदबंध है यहाँ पर बताना है। देखिए वो अकेला बैठा हुआ आदमी नहीं संतु संज्ञा की बात की जा रही है। अब देखिए पदबंध से जो प्रश्न है संतु जो पूछा जाता है 3 को प्रश्न, चांद से प्यारा फिर चांद से भी प्यारा मुखड़ा कौन सा पदबंध है, ठीक है तो यह संतु विशेषण पद है, क्योंकि विशेषता बताया जाने कहा जा सकता है, कौन सा तो कहा जा सकता है, कहा क्या है तो संतु कहना एक प्रकार की क्रिया यानी संतु क्रिया पदबंध होगा, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है साथियों कि गुलाब का पौधा प्रतिदिन फूलता फलता है तो संतु क्रिया और क्रिया पदबंध हो जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा साथियों, आगे लास्ट टॉपिक आता है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है तो साथियों स्वावलंबी होना, आसमान टूटना, अचानक मुसीबत आना, घाट घाट का पानी में बहुत अनुभवी होना, ठीक है बहुत अनुभवी होना, तेजी में कर रहे हैं साथियों, त्राही त्राही करने में बहुत दुखी होना, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मानना हो जाएगा, ठीक। आगे है साथियों, आगे है, आगे क्या प्रश्न है कि खून पसीना ये करना मुहावरे तो बहुत परिश्रम करना हो जाएगा। अब आप आपे से बाहर होना मुहावरे करते हैं कि आप से मतलब खुद से बाहर होना मुहावरे करते हैं साथियों, बहुत क्रोधी होना, अकल का अंधा होना, मूर्ख होना, ठीक है मूर्ख होना। आगे है 9 नंबर प्रश्न साथियों कि प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे करते हैं, मुहावरे का क्या अर्थ है साथियों ये बताना है कि प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ होगा साथियों मृत्यु हो जाना है, ठीक है। पीठ पीठ दिखाना मुहावरे तो हार कर भाग जाना, मर जाना, साथ देना, हार देना, ठीक है। तो देखिए पीठ दिखाने का अर्थ है साधु हार कर भाग जाना, ठीक है हार कर भाग जाना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है साधु वीरगति पाना, ठीक है। आगे है 12 नंबर प्रश्न है कि सब धन 22 पसेरी मुहावरे करते हैं तो साधु अच्छा बुरा सबको एक समान बना, चू न करना आवाज न करना मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है चू न करना मुहावरे आवाज न करना, ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर ए का वजह साधु सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है तेज न करना है तो इसका जो आंसर दे रहा है स आ जाना होगा, ठीक है। दांत गिनना मुहावरा तो उम्र का पता लगा, आकाश पताल एक करना तो क्या होता है बहुत ही क्या हो रहा है निरंतर कठिन परिश्रम करना, ठीक है आकाश पताल एक कर देंगे इसको पाने के लिए, ऐसा कहा जाता है कठिन परिश्रम कर देंगे। 15 का ग ऑप्शन क्या हो जाए तो सही हो जाएगा, मुट्ठी में करना मुहावरे करते हैं तो वश में कर लेना, ठीक है वश में कर लेना। आगे संतु आस्तीन का सांप होना मतलब घर में छिपा शत्रु, हाथ का मैल होना संतु तुच्छ होना, ठीक है। माथा ठकना मुहावरे करते हैं तो माथा ठनकाना यानी संतु कठिन, कांसा होना चिंतित होना, झटका लगना या कठिन कठिन होना, ठीक है कठिन होना यानी संतु इसका क्या कांसा होना हो जाएगा। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है संतु तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तूती बोलना धक्का जमाना, ठीक है धक्का जमाना। अगला है सातों 21 नंबर प्रश्न की उल्टी गंगा बहाना मुहावरे के विपरीत कार्य करना, ठीक है विपरीत कार्य करना। आगे प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न क्या है सातों 22 नंबर प्रश्न है कि अंगोरा पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो अंगोरा ईर्ष्या से व्याकुल होना, ठीक है। कोसों दूर भाग जाना मुहावरे का अर्थ बहुत अलग रहना, ठीक है। आंखों का तारा होना बहुत प्रिय होना यानी प्रिय होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 35 नंबर सॉरी 25 नंबर चुटकी लेना मुहावरे करते हैं हंसी उड़ाना, ठीक है हंसी उड़ाना। तीर मारना मुहावरे करते हैं बड़ा कार्य करना, ठीक है। आगे देखिएगा 27 नंबर प्रश्न है कि दिल छोटा करना मुहावरे करते हैं, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा संतु दिल छोटा यानी साथियों हतोत्साहित होना, उत्साहित होना। अगला है दिन दुगुना रात चौगुना को मुहावरे करते हैं खूब खूब उन्नति करना, ठीक है खूब उन्नति के पगड़ी रखना मुहावरे इज्जत बचाना, ठीक है इज्जत बचाना। अगला संतु अंतिम नंबर प्रश्न है नाच नचाना मुहावरे करते हैं वह तंग करना, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास साथियों बहुत ही लंबी क्लास थी, देखिए लगभग कितना हो गया है मतलब, ठीक है एक
इतना मिनट का क्लास आप सभी का हो गया है। ठीक है साथियों, तो कैसा लगी क्लास आप सभी को? उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी क्लास का अच्छी लगी होगी, मस्त लगी। साथियों अच्छी लगी तो वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि साथियों इस क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगा है। ठीक है, तो आप सभी जरूर सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को सभी मित्रों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद। और इसको एग्जाम वाली रात आप दुगने स्पीड में करके देख लीजिए। ठीक है साथियों, क्योंकि उस दिन साथियों आपके एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न यहाँ से लड़ने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।